अब हम लोग मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी हम लोगों ने। म्यूट कर दिए बाकी और लोगों को। हाँ, एक मिनट सर जी। हाँ सर मे बी क्वेश्चन आंसर सेशन में ऑनलाइन क्लासेस लग रही है ना? पता नहीं कब से होगा। ये ऑनलाइन क्लासेस ही तो है। रंजीत सिंह जी दो जगह तो एडा एना क्या चाहिए? म्यूट है सर, म्यूट है थोड़ी वॉइस। ठीक है सर। मनीष जी चालू कर रहे हैं फिर? हाँ सर, एक मिनट बस। जी। चलिए एक मिनट सर एक्चुअली की है कि मेरे हथे ना बैंडविड्थ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ Okay, ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ ਨਾ बैंडविड्थ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਸ ਕਰਕੇ। सर ਤੁਸੀਂ ग्रेट हो सर, ਤੁਸੀਂ ग्रेट हो, सैल्यूट है सर ਤੁਹਾਨੂੰ। ताबेदार है भाजी। सर कुलदीप जी देख लो जी हमारे सर। जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके इस लेक्चर के लिए कितनी मतलब तन्मयता के साथ बैठे हुए हैं कि हमें नहीं। लेक्चर को प्रॉपरली सुनना है। सो नाइस ऑफ यू सर, सो नाइस ऑफ यू। रंजीत जी से तो मेरी पीछे भी बात हुई थी, लेकिन आज इनको फेस टू फेस देखा है। सर आप जब इनसे मिलोगे ना तो इनके जी। आशिक हो जाओगे आप, इतने बढ़िया इंसान हैं ये। हो गए सर, आज ही हो गए, देख लिया। चलिए अभी हम लोग जी सर। स्टार्ट करते हैं सबकी इजाजत से। So I would like to introduce our great Kuldeep ji, who is taking this session on powder coating. He is BTech in paint technology from HBTI, PGDBM from IGNOU. Started career with Hardcastle in 1989, having 25 years experience in powder coating. With Hardcastle, now as Asian Paint, Rapid Coat, Paramount Powder, UCI Coat. UCI Coat is from Saudi Arab. Sharp Coating. Now he has his own company in the name of Sai Consultancy, where you can ask him anything about powder coating. Associated with Tata Steel on panel of consultancy to their customer. So I would like to now give the mic to Kuldeep ji to start the session on powder coating, manufacturing, testing and application. Over to Kuldeep ji, please sir. थैंक यू मनीष जी। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं एक बार। और ये हमारी आवाज और स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है सर? जी सर बिल्कुल ठीक है। जी सर बिल्कुल ओके। तो गौरव श्रीवास्तव जी होंगे और कुछ लोग हैं जो हमारा एक दो पॉइंट कल छूट गया था, जिसको हमने बताया था कि हम वीडियो दिखाएंगे एप्लीकेशन पाउडर टू पाउडर की। प्लस शारजाह से राहुल जी थे, उनको एक इपॉक्सी और पॉलिस्टर की कैलकुलेशन के लिए हमने चार्ट बनाया, वो और दिखाते हैं, चार्ट करेंगे आगे। ये राहुल जी पहले तो हम आपको दिखा रहे हैं ये चार्ट आपको। मेरी रिक्वेस्ट है कल सबसे आप अपने अपने जो माइक्स हैं उसको म्यूट पे कर लें प्लीज। यस सर, प्लीज मेक योर माइक्स ऑन म्यूट प्लीज। ये कल राहुल जी का क्वेश्चन था शारजाह से कि इपॉक्सी पॉलिस्टर की और ये कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए हमने एक ये शीट बनाई हुई है, आप लोग देखिए। इसमें बेसिकली इपॉक्सी रेजिन के लिए इपॉक्सी इक्विवेलेंट यूज होता है, पॉलिस्टर रेजिन के लिए एसिड वैल्यू यूज होती है। तो इन दोनों को लेके हमने एक कैलकुलेशन बनाई है। फॉर्मूला ये दिया हुआ है जिसके नॉर्म्स भी नीचे हैं। EC इपॉक्सी कंटेंट, R अमाउंट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, पॉलिस्टर रेजिन, एसिड वैल्यू, इपॉक्सी इक्विवेलेंट वेट, और ये कुछ कैलकुलेशन। तो यहाँ देखिए अगर हम एसिड वैल्यू 73 लेते हैं, पॉलिस्टर रेजिन
50 यूनिट कुछ भी ले लीजिए, 50 ग्राम या कुछ, तो इसमें देखिए 50 के लिए ये ऑलमोस्ट 48.5 आ गया। यानी अगर हम केमिस्ट्री 50-50 के लेंगे तो 50 पॉलिस्टर रेजिन होगा और 50 इपॉक्सी रेजिन भी होगा। एसिड वैल्यू 70 to 75 होना चाहिए। अब अगर हम एसिड वैल्यू को चेंज कर देते हैं 33, तो ये 70-30 केमिस्ट्री का आ जाता है। पॉलिस्टर वैल्यू अगर हम 70 लेते हैं तो ये देखिए ऑलमोस्ट इपॉक्सी 30 आ जाता है। राहुल जी का क्वेश्चन था कि अगर हम हार्डनर इसमें लेंगे तो सपोज हमने हमारे फॉर्मूले में इपॉक्सी, जो टोटल इपॉक्सी है वो भी अगर हमने 70 लिया हुआ है, तो जो ये 70 पॉलिस्टर है इसके लिए इपॉक्सी 30 या 31 तो यूज हो जाएगा। एक्सेस इपॉक्सी जो रहेगा हमारा 40 रह जाएगा। यानी टोटल इपॉक्सी जो 70 है उसमें से आप ये 30 घटा दीजिए तो एक्सेस इपॉक्सी 40 रह जाएगा। कि हार्डनर अगर कैलकुलेट करना है 80 का 8% लीजिए, 40। सर एक बार रिपीट कर दो, आपकी वॉइस कट रही है सर, ब्रेक हो रही है वॉइस। ओके, अभी ठीक है सर? मनीष जी अब ठीक है आवाज? ठीक है, अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। अब ठीक, अब ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर हार्डनर की कैलकुलेशन आ जाएगी सर। ये मतलब आपका जो 40 आ रहा है एक्सेस इपॉक्सी, इसका 8% लेना है हमको हार्डनर। ये बेसिकली राहुल जी की कल क्वेरी रह गई थी, उसके लिए हमने दिखाया है। वन मोर क्वेश्चन इन इट। जी बताइए सर, पॉलिस्टर का OH वैल्यू अगर ज्यादा है कम है तो उससे कुछ हार्डनर को अपन कम ज्यादा कर सकते हैं? OH वैल्यू पे कुछ डिपेंड है? हाँ बिल्कुल, जो OH वैल्यू आप बोल रहे हैं ये बेसिकली पॉलीयूरेथेन के लिए आएगा, ये इपॉक्सी पॉलिस्टर में नहीं आएगा। इपॉक्सी पॉलिस्टर में केवल कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है। ओके। तो वहां पर आपको फिर आइसोसाइनेट के साथ में उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो अब हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं सर। कल हम लोगों ने पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज पाउडर कोटिंग एप्लीकेशन के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पाउडर किसी भी चीज पे कोटिंग करने के से पहले हमें उसके सरफेस ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। सरफेस ट्रीटमेंट दो तरह से होगा। एक तो हमने कल आपको सैंड ब्लास्टिंग से दिखाया था, जिसमें कि कोई भी केमिकल यूज नहीं होता है, केवल सैंड से हल्की से सरफेस को एचिंग कर देते हैं उसमें। और दूसरा होता है फिर केमिकल प्रोसेस से। ये देखिए केमिकल प्रोसेस में क्लास बी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ये हर तरह की जो फॉस्फेटिंग होती है उसकी सरफेस, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है किस तरह की क्लास में फॉस्फेटिंग करनी है। पर्पस फॉस्फेटिंग हमारी दो चीजों में होगी। एक तो एसएस में होगी नहीं, वहां पर हम केवल डिग्रीसिंग कर देते हैं, और ब्रास पे भी नहीं होगी। ये केवल एमएस के लिए होती है, जो माइल्ड स्टील होता है उसके लिए। टू प्रोवाइड क्लीन ऑयल, ग्रीस एंड ऑक्साइड फ्री सरफेस, नॉन कंडक्टिंग बॉन्ड बिटवीन बेस मेटल एंड पेंट। यानी जब हम सरफेस पे ट्रीटमेंट कर देते हैं तो उससे क्या होगा, जितने भी ऑयल, ग्रीस या कुछ भी जंग वगैरह है वो सब हट जाएगा, और एक नॉन कंडक्टिंग बॉन्ड बनेगा। हमारी जो मेटल है, जब उसके ऊपर हम मेटल के ऊपर ये कोटिंग आ गई, और कोटिंग के ऊपर जब हम पेंट करेंगे तो पेंट की बॉन्डिंग बेटर बनेगी।
the chemical inert surface to prevent the reaction between the metal surface and paint ingredient. और कोई भी मेटल के साथ में जो पेंट के रॉ मटेरियल है उनका कोई भी आपस में रिएक्शन नहीं होगा। चार चीजें होती हैं, 4 रिएक्शन होते हैं। इनके बीच में डिक्रीसिंग डीरस्टिंग के बाद वाटर क्लीनिंग होगी, फॉस्फेटिंग के बाद भी वाटर क्लीनिंग होगी, तो ये टैंक बढ़ जाते हैं। नॉर्मली यहाँ पर आ जाते हैं, आप देखिए सब ये है। आपने जब मेटल लिया, मेटल के ऊपर डीग्रीसिंग होगी, डीग्रीसिंग केमिकल्स आते हैं या सोप सोल्यूशन से भी कर सकते हैं आप, देन वाटर रिंसिंग, देन डीरस्टिंग। अगर मेटल के ऊपर कुछ जंग वगैरह है तो उसको डीरस्टिंग कर देंगे, देन वाटर क्लीनिंग, देन फॉस्फेटिंग केमिकल्स, फॉस्फेटिंग से फॉस्फेटिंग केम हो जाएगी, देन वाटर रिंस, देन पैसिवेशन। फॉस्फेटिंग अभी हम आपको देखते हैं, चार्ट अगर मेरे पास है, क्योंकि फॉस्फेटिंग में सरफेस स्मूथ नहीं होती है, फॉस्फेटिंग में हल्की सी रफ हो जाती है कोटिंग, और इसमें जो फॉस्फेटिंग की सरफेस बन रही है उसमें कहीं कहीं पे हिल्स एंड वैली लेयर बनती है, तो उसको सर म्यूट हो गया आपका। प्रोडक्ट होंगे। तो जैसे डिग्रीसिंग के लिए ये अल्कलाइन सोल्यूशन है, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ये चीजें जो डाटा है, ये जिस भी कंपनी का आप लोग केमिकल लेंगे वो लोग खुद बताते हैं कि किस तरह से आपको मेंटेन करना है, उसकी जो पॉइंटेज होती है टाइट्रेशन से। तो ये डिग्रीसिंग, देन वाटर रिंसिंग हो जाएगा। फिर डी रस्टिंग, डी रस्टिंग के लिए भी ये एसिडिक फॉर्म में रहेगा। एसिड टेम्परेचर आपको रूम टेम्परेचर मेंटेन करना है, या 55, अगर ज्यादा है तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल बाथ कंसंट्रेशन 20 से 25%, या अकॉर्डिंग टू द सप्लायर फॉर द रॉ मटेरियल दिस केमिकल। ये आपको टाइट्रेशन करके, कभी जो आपका जैसे फॉस्फेटिंग डिग्रीसिंग करते करते उसमें स्लज वगैरह आ जाता है, तो हमको बीच बीच में टैंक जो हो गए हैं उनको हटाना पड़ता है, यानी वॉश करना पड़ता है और नया टैंक फिर से बनाना पड़ता है। तो उसके लिए है जो टैंक चेंज करेंगे। फिर डी रस्टिंग केमिकल 14.5 लीटर लेंगे 1000 लीटर में, और एक मतलब जो टाइट्रेशन होगा 1 पॉइंट के लिए बाथ सॉल्यूशन में 1000 लीटर पे 14.5 लीटर हमें केमिकल डालना है। और ये बेसिकली जब जहां पर पेंट की एप्लीकेशन हो रही है, चाहे वो लिक्विड पेंट हो या पाउडर कोटिंग हो, उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके बाथ में आयरन कंटेंट 7% से ज्यादा हो गया है तो आपको बाथ चेंज करना पड़ेगा। ये वाटर रिंसिंग, देन फॉस्फेटिंग के लिए भी एसिड और एक्सीलेटर, इसमें कुछ वाइट पाउडर जो एसिड सप्लाई करते हैं आपको फॉस्फेटिंग केमिकल, वो लोग वाइट पाउडर भी देते हैं आपको एक्सीलरेटर के लिए, तो उसको बीच में डालना पड़ता है। और इसकी मेरी सजेशन ये है कि आप लोग इसका जो स्ट्रेंथ है वो डेली चेक करते रहे। ये टोनर वैल्यू जो है और इसकी स्ट्रेंथ आप लोग डेली चेक कराते रहे। ये देखिए पैसिवेशन, फॉस्फेटिंग के बाद में पैसिवेशन हो जाएगा। पैसिवेशन से एक तो ये जो एसिडिक सरफेस है वो न्यूट्रलाइज भी हो जाती है, प्लस थोड़ा सा जो सरफेस रफ है वो हल्की स्मूथ हो जाएगी। और इसके बाद में इसको ड्राई करना पड़ेगा। कुछ लोग ड्राई करते हैं, कुछ लोग फॉस्फेटिंग पैसिवेशन के बाद में उसको एज इट इज रख देते हैं और वो अपने आप ड्राई हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। अगर प्रोडक्शन आपको ज्यादा करना है तो इसको 100 से 110 डिग्री पर एक बार ओवन में कर दीजिए, वो ड्राई ऑफ हो जाएगा और उसके बाद आप लोग उसके ऊपर कोटिंग करना है।
ये गुड प्रैक्टिसेस है, एक हमने बनाई हुई है। आप लोग क्या करना है, ओवन के लिए ओवन में टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। प्रोसेसिंग करते समय जो मेटल है उसको हाथ से छुएंगे, मतलब हाथ से नहीं छूना, कोई भी मेटल से ही छुएंगे। और पानी के जो टैंक हैं उनमें रनिंग वाटर होना चाहिए। कई बार हमने नोट किया है लोग रनिंग वाटर नहीं मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि जैसे डिग्रीसिंग हमने शुरू में किया है, तो अगर हमारा रनिंग वाटर नहीं है तो कुछ डिग्रीसिंग के जो केमिकल होंगे या डीरस्टिंग के केमिकल वो पानी में आ जाएंगे, जिसमें आप लोग वाटर रिंचिंग कर रहे हैं, तो उसकी पीएच चेंज होती जाएगी। जब वो आगे फॉस्फेटिंग में जाएंगे तो उस टैंक को भी खराब करेंगे। इसलिए कोशिश करिए पानी को रनिंग वाटर लेने में। और जो टैंक में स्लज बन जाता है उसको डीस्लजिंग थोड़े थोड़े दिन में करना चाहिए। पानी का जो पॉइंट बनाए होंगे आपने कि कितना पानी मिनिमम और कितना मैक्सिमम भरना है, उन पॉइंट को रखना है। फैक्ट्रियों में चाय या लंच के टाइम पे लाइन को बंद कर दिया जाता है, और जो सबस्ट्रेट है उसको आप डायरेक्ट हाथ से हैंडलिंग ना करें। ये अच्छा बैड वाली आ गई। कंपोनेंट हैंडलिंग आप साफ दस्ताने पहन के करें। और पानी के लिए डीमिनरलाइज्ड वाटर, डीएम वाटर बोलते हैं इसको, डीमिनरलाइज्ड वाटर, उसको लेना चाहिए। ओवन के ऐसा लिए क्यों है कि चाय और लंच के दौरान इसको नहीं करना चाहिए? कोई उसका रीजन है पर्टिकुलर? हाँ, क्योंकि मतलब कई बार क्या होता है कि टाइम मेंटेन नहीं हो पाता है कि कितनी देर के लिए लड़का चाय पीने गया है, अब हमको करना है केवल 10 मिनट के लिए, और वो 15-20 मिनट पे बात करके फिर आ गया, तो टाइम मेंटेन नहीं हो पाता है सर। ये देखिए, स्टील में हम लोग केवल डिग्रीसिंग करेंगे, और मैकेनिकल क्लीनिंग ब्रश से हो सकती है, वायर ब्रशिंग, एब्रेशन, ब्लास्टिंग, ग्रिड ब्लास्टिंग, ये जो सैंड ब्लास्टिंग हमने कल बताई थी। आजकल अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग भी हो रही है। कुछ सॉल्वेंट ये सोनिक मशीन में डाल दिए जाते हैं, और उसमें जब कंपोनेंट डालते हैं तो वहां पे अल्ट्रासोनिक वेव से वो पूरा क्लीनिंग हो जाता है। जो बट नए इसके लोग लिए जुड़े उनके लिए मैं कुलदीप जी को दोबारा बताया, तो ये जो आप क्लीनिंग प्रोसेस बता रहे हैं, ये पीसीस का बता रहे हैं ना, जो आप पीस हमने कोट करने हाँ उसके जी, लिए बता रहे जो हैं ना? पीस सबस्ट्रेट जो है जो हमने पीस कोट करने हैं उसके लिए आप क्लीनिंग प्रोसेस बता रहे हैं जी। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग हमने नोट किया है, बड़े कंपोनेंट पे नहीं किया जाता है, जो छोटे कंपोनेंट हैं उन पे ही करना चाहिए, क्योंकि उसके क्लीनिंग थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर बड़े टैंक में करेंगे तो अल्ट्रासोनिक के अलग मशीन आती है इसकी, जैसे आप ये लॉक्स के कंपोनेंट है, या जूतों में जो बक्कल लगी होती है, उस तरह के कंपोनेंट है, वो अल्ट्रासोनिक से किया जाता है। बाकी केमिकल प्रोसेस से आप ये करेंगे, जिसमें हमने आपको जो टैंक सिस्टम बताए थे। ये नॉर्मली देखिए हमने एक चार्ट बनाया है, जिससे लोग सोचते हैं कि भाई कहीं पे लोग बोलते हैं हमने 2 स्टेज में करते हैं, कहीं 3 स्टेज में, कहीं 4 स्टेज में। तो उसमें क्या क्या डिफरेंस है? 2 स्टेज में करने के लिए आप केवल डिग्रीसिंग और पानी से रिंस कर देंगे। 3 स्टेज के लिए डिग्रीसिंग, फिर पानी से रिंसिंग, फिर 3-in-1 एक सोल्यूशन आता है जिसमें डीरस्टिंग, फॉस्फेटिंग और पैसिवेशन एक ही में होता है, 3-in-1। उसके बाद में थोड़ा पानी। सा कुलदीप जी, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। जी जी। 2 स्टेज कौन कौन से कंपोनेंट में किया जाता है, थोड़ा इसके बारे में बता दें कि नहीं, ये ऐसा कोई इस वजह फिक्स से नहीं है, 2 स्टेज ये पे अपने आप जाते चेक करना हैं। पड़ेगा। अच्छा, ये कंपोनेंट के हिसाब से होता है? समझ कर रही कुछ नहीं, ये आप मतलब जहां पर कोटिंग कर रहे हैं उनकी स्पेस के हिसाब से है कि वो कितने कम स्पेस में काम कर रहे हैं। अगर स्पेस ज्यादा है तो नॉर्मली 7 या 8 टैंक सिस्टम लगता है। अगर स्पेस कम है तो लोग छोटे 2 स्टेज या 3 स्टेज पे चले जाते हैं। लेकिन सर इसमें ये भी तो फर्क पड़ता है ना, मान लो कोई 7 स्टेज या 8 स्टेज पे जाना चाहता है, वो 2 स्टेज में काम तो नहीं हो पाएगा अगर ऑयल रह गए या कुछ प्रोडक्ट रह हाँ गए बिल्कुल उसपे। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर। तो वो डिपेंड करता है ना सर कि प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट के ऊपर किस तरह की चीज आई हुई है, किस तरह का उसको कितना रिंस करना है, कैसे करना है। नहीं सर, उस पर नहीं है, स्पेस के ऊपर ही है। हमारे हिसाब से रिकमेंडेशन तो 7 टैंक सिस्टम बेस्ट है और उसी पे ही जाना चाहिए। जी जी बट ड्यू टू स्पेस कंस्टेंट अगर किसी का है
तो लोग ये 3-in-1 सोल्यूशन वगैरह यूज करते हैं। ओके ओके। ये कोरोना चार्जिंग हम गन का देखिए, ये सिस्टम है हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक गन है, इसका पूरा हमने डायग्राम बनाया हुआ है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक गन, ये पीछे यहाँ पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, तो जो करंट हमारी 220 वोल्ट से 80 या 90 किलो वोल्ट आ रही है वो यहाँ चेंज हो जाती है, और इस ब्लू पाइप में पाउडर आता है, और यहाँ आगे इस जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जब ये पाउडर इलेक्ट्रोड के ऊपर से पास होता है तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक गन है, इसलिए इसमें पाउडर पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं, तो इसलिए हमने देखिए पाउडर में माइनस चार्ज दिखाया हुआ है। ये सबस्ट्रेट है, इसको अर्थ कर दिया जाता है। तो ये कोरोना जितना बेटर बनेगा, यानी चार्जिंग का जो क्लाउड है जितना अच्छा बनेगा, उतना अच्छा पाउडर डिपोजिशन होगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा पाउडर अपना चलाया यानी फास्ट प्रोडक्शन होगा। अगर ये चार्जिंग पुअर आ रही है, कोरोना अच्छा नहीं बन रहा है, कुछ लोकल गन आती हैं, तो उनमें क्या होगा कि आपको जो काम 1 मिनट में होना है वो कम से कम 2-3 मिनट लगेगा, आपको ज्यादा पाउडर चलाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और ओवर स्प्रे भी ज्यादा होगा, क्योंकि ओवर स्प्रे को फिर कलेक्ट करके आपको यूज करना है। ये एक दूसरी गन और होती है जो कि कम यूज होती है, हर आदमी यूज नहीं करता है। कुछ जैसे जाली के कंपोनेंट होते हैं, उन पे अगर पाउडर कोटिंग करेंगे तो शायद लोगों ने देखा होगा कि जाली जहाँ पे जो होल्स होते हैं उसके आसपास के पाउडर चिपकने में दिक्कत होती है, जिसको फैराडे केज इफेक्ट बोलते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए ट्राइवो गन यूज होती है। इसमें ये जो पोर्शन है ये पूरा टेफ्लॉन का बना होता है, और इसमें एक्स्ट्रा वोल्टेज नहीं जनरेट होती कुछ भी, 220 वोल्ट पे ही काम करता है। तो जो पाउडर इसमें आएगा, फ्रिक्शन जनरेट होगी, फ्रिक्शन से ये क्योंकि प्रोटॉन गन है, यहाँ पर पाउडर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये दोनों गन में फर्क है, बट 99% इलेक्ट्रोस्टैटिक गन यूज हो रही है, इंडिया में भी बाहर भी। कहीं कहीं पे अगर किसी की कोई कंस्ट्रेंट है वो प्रोटॉन गन यूज कर सकता है। ये हमने एक सिस्टमेटिक डायग्राम दिया है बूथ का। ये देखिए गन से जैसे पाउडर चला, ये आपका कंपोनेंट लगा हुआ है, तो जो पाउडर इस पे चिपक गया वो ठीक है। जो ओवर स्प्रे पाउडर है वो यहाँ फिल्टर बैग लगे होते हैं, फिल्टर बैग पे आके इकट्ठा हो जाता है। कुछ जगह बड़े सिस्टम होते हैं उन पे पाइपलाइन लगी होती है और साइक्लोन लगे होते हैं, उसमें डस्ट कलेक्टर लगा अलग से लगा होता है। तो जो ओवर स्प्रे पाउडर यहाँ पर इकट्ठा हो गया, थोड़ी देर में ये पाउडर को झाड़ के इकट्ठा कर लिया जाता है और ट्रॉली से सीव करके फिर से उसको फिर इसमें कंटेनर में डाल देते हैं और वो रिसाइकिल में आ जाता है। बट हमारी रिकमेंडेशन ये है कि जहां पर अगर आप फ्रेश पाउडर लगा रहे हैं तो उसके बाद में 100% रिसाइकल पाउडर मत लगाइए। फ्रेश पाउडर में 20 से 30% रिसाइकल पाउडर को आप स्टार्टिंग से ही मिक्स करके चलिए, हमेशा वही रेशियो रखिए, तो आगे मेंटेन रहेगा प्रॉपर्टी। ये देखिए एक वीडियो हमने कल दिखाई थी, आज फिर दिखा देते हैं अगर कुछ लोगों ने आज ही ज्वाइन किया है। जी, ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक गन है जिससे हम लोगों ने कल कोटिंग किया था।
ये ओवन होता है, ओवन के अंदर रखी जाएगी इसको। ये पूरा रेल बनानी पड़ती है, उसके बाद दिया जाएगा, क्योंकि काफी हैवी चीज है ये। ये डबल डोर ओवन है, और ओवन में टेम्परेचर वगैरह, ये पैनल बोर्ड है, इसमें टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, टेम्परेचर और टाइम। कुलदीप सर, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि जी। हम अगर टाइप्स ऑफ पाउडर कोटिंग पे आ जाएं कि कितने प्रकार के पाउडर कोटिंग्स होती हैं। ओके। क्योंकि इसमें कई ऐसी हैं, एक तो प्लेन आती है, एक मैट आती है, एक सैटिन फिनिश आती है, एक टेक्सचर आती है, जी एक मेटेलिक आती है। इसमें इस तरह की काफी पाउडर कोटिंग के प्रकार हैं, तो जी उसके बारे में बिल्कुल, थोड़ी अगर आप जानकारी दे दें पहले, ठीक है। तभी एप्लीकेशन को जानने में फायदा रहेगा सर। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा किस तरह की एप्लीकेशन, किस तरह की पाउडर कोटिंग्स आती है, तो वो थोड़ा सा। ओके। थैंक यू सर। ये वर्ड वाला हमने पैच खोला, ये दिख रहा है आप लोगों को? जी, प्लेन आया सर अभी तो। हाँ प्लेन है, बिल्कुल ठीक है। इसमें एक्चुअली हम टाइपिंग करेंगे। मुझे जानकारी इसलिए सर क्योंकि पाउडर कोटिंग से थोड़ा सा और भी तरीके से नाता है मेरा। जी जी जी, अच्छा। ये दिख रहा है, फॉन्ट साइज बड़ा कर लें और? हाँ ठीक है सर, थोड़ा बड़ा कर लो सर। हाँ सर, ठीक है सर। देखिए टाइप ऑफ पाउडर इसमें आ जाएगा प्योर इपॉक्सी। प्योर इपॉक्सी में इपॉक्सी रेजिन प्लस हार्डनर, देन हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड में आ जाएगा इपॉक्सी रेजिन एंड पॉलिस्टर रेजिन। इसके बाद आ जाएगा आपका प्योर पॉलिस्टर। प्योर पॉलिस्टर में पॉलिएस्टर रेजिन एंड टीजीआईसी। टीजीआईसी इसके लिए हार्डनर होता है। इसके बाद आएगा पॉलीयूरेथेन। पॉलीयूरेथेन में जैसे नॉर्मल हाइब्रिड सिस्टम में हमने जो पॉलिएस्टर लिया है, ये कार्बोक्सिल टर्मिनेटेड होता है, यानी COOH ग्रुप होता है, इसमें एसिड वैल्यू आती है उसकी। प्योर पॉलिएस्टर, प्योर पॉलिएस्टर में भी पॉलिएस्टर रेजिन, ये COOH या एसिड वैल्यू होगी इसकी। लेकिन जब पॉलीयूरेथेन में जाएंगे तो यहाँ जो पॉलिएस्टर रेजिन लेंगे हम, इसकी OH वैल्यू होगी। OH वैल्यू भी लेकिन रहेगी वही 40 to 50। और इसके साथ आइसोसाइनेट, इसका जो हार्डनर है वो ब्लॉक्ड आइसोसाइनेट होता है। इसकी कैलकुलेशन होती है, या पे जिस कंपनी का आप आइसोसाइनेट यूज करेंगे वो लोग अपना टेक्निकल TDS देंगे और उसमें बताएंगे कि आपके पॉलिएस्टर की एसिड वैल्यू कितनी है, तो उसके हिसाब से आइसोसाइनेट कितना लगेगा। क्योंकि इसमें NCO कंटेंट वो कंपनी बताएंगे आपके कि उनके आइसोसाइनेट में NCO कंटेंट कितना है। ये तो हमने टाइप ऑफ पाउडर बताया। इसमें फिर टाइप ऑफ फिनिश आ जाएगा। फिनिश में आ जाते हैं सर मैट। ये जो हम फिनिश बता रहे हैं ये डिपेंड करता है इनकी ग्लॉस वैल्यू के हिसाब से। तो मैट की जो ग्लॉस होगी वो 0 से आप ले सकते हैं, 0 to 30 कुछ भी वैल्यू होगी। ये जो ग्लॉस हम चेक करेंगे वो 60 डिग्री हेड के ऊपर चेक करेंगे। मैट के बाद में सेटिन, इनकी ग्लॉस वैल्यू जो है आप
32। अरे जो हार्डनर्स की आप बात कर रहे हैं ये सब जी। ये भी पाउडर फॉर्म में आते हैं सर, या ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं सर? नहीं सर, पाउडर कोटिंग में कोई भी रॉ मटेरियल लिक्विड फॉर्म में यूज नहीं होगा, 100% पाउडर फॉर्म में यूज होंगे ये। ओके ओके। जी, ड्राई पाउडर फॉर्म में होता है। जी जी जी। सैटिन के बाद में आ जाएगा आपका सेमी ग्लॉसी। सेमी ग्लॉसी की आप वैल्यू डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर, 50 से 70 तक। इसके बाद आपके आ जाएंगे ग्लॉसी। ग्लॉसी फिनिश के लिए ग्लॉस वैल्यू 80 टू 90 लेते हैं। और इसके बाद सर ये जो आप नंबर्स बता रहे हैं सर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें कि ये मैट 1 to 30 मतलब क्या हुआ सर? हाँ, शुरू में हमने बताया सर जब स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये ग्लॉस वैल्यू है जो Okay. 60 डिग्री हेड होता है। इसमें 45 डिग्री, 60 डिग्री और 20 डिग्री हेड होते हैं। ग्लॉस वैल्यू अभी हम इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे आपको आगे। मतलब वो मिरर से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं सर? हाँ सर, ये इंस्ट्रूमेंट कोटेड शीट के ऊपर रखेंगे तो उसकी Okay. वैल्यू आनी चाहिए इतनी। अगर 1 से 30 के बीच में है तो हम उसको मैट फिनिश बोलेंगे। जी जी अगर वो वैल्यू 30 से 50 के बीच में है तो सैटिन फिनिश बोलेंगे। जी जी। 50 से 70 है तो सेमी ग्लॉसी, 80 टू 90 है तो ग्लॉसी, ओके सुपर ग्लॉसी फिर इसके ऊपर आ जाता है। ओके ओके। जैसे तो कल अब भी थोड़ा सा इजी हो गया सर समझना। जी कल भी एक पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने बोला था कि शायद कुछ कंस्ट्रेंट है ऑटोमोटिव में, इसीलिए पाउडर कोटिंग यूज नहीं हो रहा है क्योंकि जी। इसमें ग्लॉस बहुत नहीं आ पाती है। हम्म। तो इसमें ग्लॉस सुपर ग्लॉसी में आप ये मान लीजिए प्लस 95 आ जाएगी। मतलब इसमें सुपर ग्लॉसी मैक्सिमम रहता है सर? हाँ सर, सुपर ग्लॉसी मैक्सिमम रहेगा। और इसमें टाइप फिनिश में अगर हम जाएंगे, ये तो ग्लॉस वैल्यू के हिसाब से था। टाइप ऑफ फिनिश मतलब अपीयरेंस वाइज लेंगे हम। इसमें आ जाएंगे स्मूथ, क्लियर फिनिश, टेक्सचर फिनिश, स्ट्रक्चर फिनिश। ये टेक्सचर और स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहते हैं। टेक्सचर फिनिश बोलते हैं जिसके एमरी पेपर की जो फिनिश होती है उसको टेक्सचर बोलते हैं। और अगर आपने इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड के ऊपर जो फिनिश देखी होगी, स्टेपल फिनिश होती है, उसको स्ट्रक्चर फिनिश बोलते हैं। इसके बाद में हेमाटोन, स्ट्रक्चर मतलब थोड़ा सा रिंकल टाइप का रहेगा? रिंकल्ड, बिल्कुल हिल्स एंड वैल्यू होती है वो। इलेक्ट्रिकल जी। पैनल में मैक्सिमम यूज होता है ये। हेमाटोन, फिर ट्रांसपेरेंट फिनिश। ट्रांसपेरेंट मतलब कोटिंग करेंगे तो कलर तो आएगा बट उसमें से नीचे तो पूरी मेटल दिखाई देगी आपको। इसके इधर जो चीजें हैं इनमें पिगमेंट यूज होंगे, स्मूथ फिनिश में, टेक्सचर में, स्ट्रक्चर में, कलर करने के लिए। बट ट्रांसपेरेंट में सॉल्वेंट सॉल्वेबल डाई यूज होती हैं सर। ये फ्लेम पॉइंट कलर हो गया एक तरीके से, हाँ सर, जैसे स्टोमिंग में फ्लेम पॉइंट आते हैं सर। जी 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 बिल्कुल। ये आजकल बच्चों की साइकिल के ऊपर बहुत चल रहा है ये सब। हाँ ये फ्लेम पॉइंट हो गया ना सर, जैसे फ्लेम पॉइंट सिराइज जी, आता जी, है, फ्लेम पॉइंट ब्लू बिल्कुल। होता है, फ्लेम पॉइंट ग्रीन होता है। जी, सर इसके नीचे सॉल्वेंट ट्रांसपेरेंट वाले सॉल्वेंट के डाइज आती नीचे, हैं। ट्रांसपेरेंट वाले के नीचे सर कोई बेस कोट भी डालना पड़ता है? नहीं, अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको एल्युमिनियम फिनिश लगाना पड़ेगा। हाँ वही, उसमें सिल्वर या एल्युमिनियम आ जाता है बिल्कुल सर। एल्युमिनियम आएगा, बिल्कुल आएगा। और किसी को अगर तो इसमें मेटेलिक फिनिश चाहिए तो नीचे मेटेलिक सिल्वर डाल सकता है? नहीं, नीचे नहीं करना पड़ेगा सर। अगर आपको मेटेलिक चाहिए तो जो बेस पाउडर है इसी में मेटल को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं पोस्ट ब्लेंडिंग में। तो जब आप कोटिंग करेंगे तो उसमें अपने आप आ जाएगी कोटिंग। नहीं मैं ट्रांसपेरेंट कोटिंग की बात कर रहा हूँ सर। जैसे साइकिल है, हाँ आजकल ज्यादातर ये चीज ई रिक्शा में चल रही है सर। ई रिक्शा में एक चेरी रेड कलर का शेड आता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें नीचे हम लोग मेटेलिक अगर कर देंगे कोटिंग, वो सिल्वर करना पड़ेगा मेटल। सिल्वर, यस। उसके सिल्वर में ऊपर भी दो किस्म के आते हैं ना, पॉली सिल्वर ऐश आता है, पॉलीक्रोमेटिक सिल्वर ऐश आता है, और एक आता बिल्कुल है मेटेलिक सिल्वर ऐश। मेटेलिक जो जिसमें स्पार्कल नहीं होगा वो सिल्वर लेना पड़ेगा। स्पार्कल नहीं होना, बिल्कुल स्मूथ सिल्वर होना चाहिए। अच्छा, ट्रांसपेरेंट में अगर पर्ल डाल देंगे तो वो मेटेलिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली? पर्ल तो सर जो ओपेक फिल्म है उनमें पर्ल डाले जाते हैं, ट्रांसपेरेंट में पर्ल नहीं जाता है। क्या है कि ये जो वाले लोग हैं
जो भड़कते रहते। मैंने एक अभियान चलाया बच्चों को पढ़ा। जैसे किसी का टीवी चल रहा है लग रहा है। हाँ, मुझे लगा वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा। मैंने उनके लिए एक 250 मकानों की तो मेरा कहना क्या था कि मतलब जितने भी तरह की फिनिश लिक्विड पेंट में बन जाती हैं। हैक हाँ जी, रजीत सिंह जी, कुछ नहीं, अभी कमेंट करेंगे? हैकिंग नहीं हुई है सर। सर चिंता मत मेरी करो, hacking नहीं रिक्वेस्ट हुई। है यूनिवर्सल मिनरल वालों से, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आपको अनम्यूट अपने आप को करें, वरना आपके जो घर में टीवी चल रहा है उसकी आवाज हम सब तक आ रही है। प्लीज अपने आप को अनम्यूट रहने दें, रिक्वेस्ट है सर। थैंक यू जी। कुलदीप जी। जी, तो जितने तरह के फिनिश लिक्विड पेंट में बनती हैं उसी उतने ही तरह की फिनिश पाउडर कोटिंग में भी सब पॉसिबल है सर। केवल जी। फॉर्मुलेशन हमको चेंज करना पड़ेगा। जी जी जी। मेटालिक फिनिश भी मिल जाती है इसमें। तो तो सर ये सबको समझ में आ गया कि ये कितने तरह के पाउडर्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। जी, मैट, सेमी मैट, ग्लॉसी, सॉरी सैटिन, देन ग्लॉसी, देन सुपर ग्लॉसी, देन स्मूथ, क्लियर, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, हेमाटोन, ट्रांसपेरेंट एंड मेटालिक। सर इसमें डेड मैट भी आता है क्या? क्या कह रहे हैं सर? है जी, डेड मैट आता है, बिल्कुल डेड मैट आएगा। जीरो मैट में जो जीरो ग्लॉस है वो डेड मैट हो गया सर। तो मे बी लेस देन 6 डिग्री होता है, 6 यूनिट्स। लेस देन 6 भी होता है जी, हम तो 0 डिग्री तक बोल रहे हैं आपको। ओके जी, ये देखिए कल एक चीज छूट गई थी, आप हम लोग देखी होगी मेटल में आजकल वुडन फ्रेम, बिल्कुल वुडन डिजाइन की कोटिंग होती है। तो एक तो हमने कल दिखाया था जिसमें पेपर से ट्रांसफर हुआ था, और दूसरा पाउडर ऑन पाउडर है, ये जोतून पाउडर कोटिंग। इनका एक वीडियो ऑनलाइन था, वहां से हमने ये निकाला हुआ ये है, इसको कंपनी वाला देखिए। मत दिखाओ सर। अच्छा ठीक है, कोई अगर जनरल पड़ा तो वो दिखा दो सर। नहीं नहीं जनरल नहीं है सर, ये सब फिर आप यूट्यूब थोड़ा पे ही है सा वैसे। वैसे समझा दो सर किस तरह से हम वैसे समझाते हैं, वैसे समझा देते हैं। इसमें क्या होता है, जो पीस हम लोग लेते हैं, पीस पे बेस पाउडर की कोटिंग कर दी जाती है पहले। उसके बाद एक स्पेशल डिजाइन की मशीन होती है जिसमें सब्लिमेशन का पाउडर रख दिया जाता है, और उसको हम जो कोटेड पीस हमने कोटिंग किया है ओवन में से निकलने के बाद उसको हम उसके ऊपर से चलाते हैं, तो ग्रेन्स का पाउडर गिर जाता है उसमें, उसमें पूरी डिजाइन बन जाएगी। या तो आप उस मशीन से लगाइए या स्क्रीन प्रिंटिंग से स्क्रीन बना के उससे भी पाउडर आप ऊपर से डाल सकते हैं। तो जब वो पाउडर गिर जाएगा, वो टेम्परेरी बॉन्डिंग होगी, उस पीस को हमें फिर से ओवन के अंदर डालना पड़ेगा। तो जो पाउडर के ऊपर दोबारा पाउडर हमने डाला है उसकी कोटिंग उससे बिल्कुल सेट हो जाएगी। ये देखिए, जो आपको हम एक YouTube पे दिखा देते हैं फिर फिनिश कैसी होगी। जब तक हमारे कुलदीप जी जी सर। YouTube पे इसकी वीडियो अपलोड करते हैं YouTube से, हाँ आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप रेडी कर लें और अपने पास लिख लें। अगर बाई चांस पेन और कागज आपके पास नहीं है तो आप चैट में लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ये सेशन खत्म होगा हम लोग आप सभी के क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। ये देखिए सर, मनीष जी ये स्लाइड दिख रही है? बिल्कुल सर, बहुत बहुत बढ़िया सर। ये अक्सर एल्युमिनियम पे जो एल्युमिनियम डोर्स होते हैं, जो एल्युमिनियम एग्जैक्टली, जी 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 जी, उस पे ये लगता है। तो इसको दो तरह से करे जाते हैं कि मतलब पहले तो, और इस पाउडर के ऊपर या तो हम किसी पेपर की ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होती है, जैसे बच्चे हाथों में टैटू बना लेते हैं, उस तरह से परमानेंट
ये डिजाइन चेंज हो जाती है, जैसे ये आ रही है आपकी। और अगर इसके ऊपर पाउडर टू पाउडर करनी है तो फिर वो सब्लिमेशन का पाउडर इसके ऊपर से डालना पड़ेगा, बट अभी सब्लिमेशन का पाउडर इंडिया में कोई भी नहीं बना रहा है, ये आपको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। तो दोनों में क्या फर्क है, आप कैसे पता चलेगा ये पेपर से ट्रांसफर किया गया या सब्लिमेशन किया हुआ है? तो जब आप सरफेस को उंगली से छुएंगे तो अगर पेपर ट्रांसफर होगी तो आपको उभरी हुई नहीं दिखाई देगी, लेकिन अगर वो सब्लिमेशन है तो वो आपको हल्का सा उभरा हुआ दिखाई देगा। जैसे वेडिंग कार्ड में आपने देखा होगा जो प्रिंटिंग होती है थोड़ी सी उभरी हुई होती है। सर एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपसे पूछने वाला हूँ। बताइए बताइए सर बताइए। ये क्वेश्चन रिलेटेड तो एप्लीकेशन से है जी। और एक ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जो फाइबर इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं। ओके। क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि मेटल के अलावा फाइबर के प्रोडक्ट बहुत यूज होते हैं। तो क्या फाइबर के ऊपर पाउडर कोटिंग की जा सकती है? बिकॉज फाइबर के ऊपर हम लोग ज्यादा हीट नहीं दे सकते। तो क्या ये उस पे किसी तरीके से हो सकती है क्या, और हो सकता है क्या? नहीं सर नहीं, अगर देखिए क्योंकि हमें पाउडर पेंट यूज करने के बाद उसको ओवन के अंदर डालना है 180 से 200, तो हम लोग ये समझ लें कि कोई भी चीज अगर वो 180 से 200 का टेम्परेचर सहन कर लेगी तो हम उस पर पाउडर कोटिंग कर सकते हैं। एक हम लोग ने देखा होगा ये डेल्टा ई, ये हम लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि डेल्टा ई होता क्या है। ये बेसिकली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कलर की वैल्यू चेक की जाती है, जिसमें कि LAB 3 डायमेंशंस होती हैं कलर की, लाइट डार्क और उसके मास टोन उसके लिए LAB की, उनके डिफरेंस का जो कैलकुलेशन होती है वो डेल्टा ई कहते हैं इसको। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से चेक किया जाता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कंप्यूटराइज सिस्टम होता है पूरा, लेकिन जब हम लोग यूज करते हैं डेल्टा ई की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि अगर डेल्टा ई 1 से ज्यादा होगी तो एक लेमैन भी कलर में डिफरेंस देख सकता है। मतलब आपका जो स्टैंडर्ड कलर है और जो आपने आज प्रोडक्शन किया है, अगर उन दोनों में कलर वैल्यू डिफरेंस की डेल्टा ई 1 से ज्यादा होगी तो उसका डिफरेंस कोई भी देख लेगा। बट अगर डेल्टा ई की वैल्यू 1 से कम होगी, 0.5 0.6 होगी, तो आम आदमी उसको जज नहीं कर पाएगा। हाँ, जो टेक्निकल लोग हैं जिनका काम ही वही है क्वालिटी कंट्रोल, वो लोग तो जज कर सकते हैं, बट नॉर्मल आदमी चेक नहीं कर पाएगा उसको। सर एक चीज मैं और आपसे इसमें एनहांस करवाना चाहता हूँ जी सर। ये डेल्टा ई वैल्यू जो है, आम जितने भी हमारे मैन्युफैक्चर हैं उनमें से काफी लोगों को इसके बारे में जानकारी कम रहती है। जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि जानकारी नहीं होती है, काफी को होती है, लेकिन काफी लोगों को थोड़ी जानकारी कम रहती है। तो ये डेल्टा ई वैल्यू क्या होती है सर, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं। अच्छा, आप फोन पे थे, हमने बताया सर इधर। अच्छा सॉरी, डेल्टा ई क्या? हाँ, कोई बात नहीं। नहीं बता दिया तो कोई बात नहीं सर, फिर आगे बढ़े सर। हाँ, ये डेल्टा ई में LAB वैल्यू होती है, उनके डिफरेंस के पूरा मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, उसमें अपने आप वो फोटो खींचेगा। नहीं वही मैं कह रहा हूँ सर, बता चुके हैं तो आगे बढ़ लें सर। और अपने आप उसकी कैलकुलेशन है इसकी। जी जी, नहीं मैं तो थोड़ी बहुत जानता हूँ, जी, जी, लेकिन अगर ठीक बता है। चुके हैं मैं माफी चाहूंगा, बढ़ लीजिए आगे सर, सॉरी। हाँ नहीं ठीक, नहीं कोई बात नहीं। इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या नेट पे भी अगर कोई देखना है, पूरी डिटेल में जाना चाहता है, उनको नेट पे मिल जाएगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये जी तो ये बात अभी कुलदीप जी ने क्लियर कर दी है कि फाइबर के ऊपर ये नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां पर मैं आपको बता दूं 90 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर चाहिए होता है। और उसका सेफ चेंज हो जाएगा नहीं तो। जी जी जी, प्लास्टिक के ऊपर भी ये कामयाब नहीं है, क्योंकि उसमें भी 90 डिग्री 90 डिग्री के अंदर अंदर ही टेम्परेचर चाहिए होता है। मैं ये बातें सर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप नहीं बहुत अच्छी बात है सर। ब्लैंक ना रहे स्क्रीन। जी जी जी
मनीष ठीक जी, बात मैं है। हाँ जी बंसल साहब बताएं सर। मैं जी, थोड़ा ऐड करूं एलएबी वैल्यू के लिए, सर ने जो बोला अभी, कुलदीप सर ने, बिल्कुल जी। सर, बिल्कुल बताइए जो सर। डेल्टा ई एक्चुअल में क्या होता है, अपन एलएबी वैल्यू निकालते हैं, एल ए एंड वी वैल्यू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। जी एल इंडिकेट द लाइट, हाँ जितना लाइटर शेड जी होगा तो एल पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो माइनस जी। होगा। और ए आता है, ए होता है रेडर और ग्रीन। अगर ए पॉजिटिव है तो रेडर साइड में रहेगा, और नेगेटिव साइड में है तो ग्रीन रहेगा। ऐसे ही सिमिलरली बी, बी होता है, बी मीन्स ब्लू अगर बी ब्लू पॉजिटिव येलो एंड बी इज नेगेटिव मीन्स ब्लू। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो ऐसे तो पता चल जाता है कि ब्लूअर टोन पे अगर माइनस बी वैल्यू है तो ब्लूअर है, प्लस है तो येलोअर है। ऐसे रेड है, ए पॉजिटिव है तो रेड रहेगा, ए माइनस है तो अपना ग्रीनर सेट पे जाएगा। लेकिन सबका कॉम्बिनेशन एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक करता है, वो हाँ जी। सबका कैलकुलेशन करके डेल्टा ई वैल्यू देता है। इसमें कुछ नंबर भी रहता है ना सर, 5 के आसपास या डाउन में या अपवर्ड में नहीं, कुछ ऐसा? डेल्टा ई लेस देन 1 होना चाहिए, जैसा अभी आपने हाँ, बताया। लेस देन Actually में- 1 होना चाहिए। जी हाँ, जी, लेस लेस देन देन 1 होना चाहिए डेल्टा ई का। जी जी, बिल्कुल। ओके थैंक यू डॉक्टर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो तीनों का स्क्वायर जो है ना सर, स्क्वायर रूट दैट इज लेस देन 1। नहीं, डेल्टा ई वो एक्चुअली कैलकुलेशन होती है सर। Calculation, एल ए बी, mathematical- डेल्टा ए, वो- डेल्टा बी, डेल्टा ए, डेल्टा बी। जी, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट यस, ऑफ अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। काफी बड़ा है सर, उसको देखिए इस तरह सर वॉइस डिफाइन नहीं आपकी कर ब्रेक हो पाएंगे। गई, कोई बात नहीं। अभी जब हम क्वेश्चन आंसर लेंगे तो उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। थोड़ा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे लेते हैं जी। प्लीज। अच्छा, अब जो पाउडर कोटिंग है इसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे पाउडर ब्लोइंग हॉपर में ये फ्लूइडाइज बेड पाउडर कोटिंग दो तरह से यूज होती है। एक तो गन से हमने आपको बताया, एक डिपिंग से भी यूज होती है। बट डिपिंग से पूरे इंडिया में अलीगढ़ में मैक्सिमम यूज होता है सर, 90% वहां पे डिपिंग से यूज होती है, वो चैम्बर सिस्टम है वहां पर। बट बाकी इंडिया में इलेक्ट्रोस्टैटिक गन से ही यूज होता है, तो इसलिए डिपिंग को हम हटाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक गन में देखिए फ्लोकुलेशन इन द कोटिंग थिकनेस, मतलब जो हमने कोटिंग किसी आइटम के ऊपर की हुई है तो उसमें कुछ पैचेस इकट्ठा हो जाते हैं। इरेगुलर पाउडर फीड, यानी गन से जो पाउडर निकल रहा है वो ठीक से नहीं निकल रहा है, या इनएडिक्वेट गन डिस्टेंस टू बी सबस्ट्रेट, जो गन और सबस्ट्रेट के बीच में डिस्टेंस है वो भी सही नहीं है, यानी बहुत पास कर दिया है। इनएडिक्वेट कन्वेयर स्पीड, अगर ये तो जैसे गन से मैनुअल था, अगर कन्वेयर में चल रहा है तो कन्वेयर जब गन से चलाएंगे, कन्वेयर की स्पीड अगर ज्यादा है तो भी कई बार जो ऑपरेटर होगा उसको अपने कोटिंग करने के लिए वो गन में से पाउडर ज्यादा निकाल देता है, तो इसलिए स्पीड को भी मेंटेन करना पड़ेगा। और हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन, यानी जो गन के अंदर जो वोल्टेज है अगर बहुत ज्यादा चार्जिंग आएगी तो भी क्या होगा, गन के टिप के ऊपर पाउडर इकट्ठा होता जाएगा और वो बीच बीच में टूट के आके सबस्ट्रेट पे चिपक जाएगा। इसके लिए देखिए पॉसिबल सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। चेक पाउडर फ्री फ्लोइंग, पाउडर में लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए, फ्री फ्लो होना चाहिए। इन केस अगर पाउडर में लम्स है तो उस पाउडर को एक बार आप 100 मैस की सीव से सीव करके और उसके बाद में यूज करना चाहिए। फ्रेश पाउडर को तो वैसे छानना नहीं चाहिए, लेकिन अगर लम्स है तो छानना चाहिए। ये लो थिकनेस, अगर हम गन की वोल्टेज वगैरह सेट करके चल रहे हैं और पीस में हम देख रहे हैं कि पाउडर चिपक नहीं रहा है, लो थिकनेस का मतलब है क्योंकि पाउडर में एक ये ड्रॉबैक जरूर है कि हमारी कोटिंग करने के टाइम के हमको पता नहीं चल पाता है कि कितने माइक्रोन की कोटिंग हुई है। जब ओवन से निकल के आएगा उसके बाद हम थिकनेस चेक करेंगे तभी पता चल पाएगा। तो इसलिए लो थिकनेस के लिए अगर उसमें पाउडर चिपक नहीं रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि पाउडर की फीड जो है वो कम तो नहीं है, अगर ये कम है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। हाई स्पीड कन्वेयर, कन्वेयर बहुत तेज ना चल रहा हो कि जिससे जो गन का पाउडर है वो उस पर पहुंच नहीं पा रहा है, पीस आगे बढ़ जा रहा है, उस केस में भी लो थिकनेस आएगी। जो हुक साइज है, कई बार जो सबस्ट्रेट जिससे हम अर्थिंग करके ऊपर बूथ के अंदर टांगते हैं उस पे क्या होता है कि जैसे पाउडर कोटिंग हो गई और कुछ हुक्स जो है वो सबस्ट्रेट के साथ में ओवन में चले जाते हैं तो उन पे जो पाउडर है वो मेल्ट होकर चिपक जाता है। जब हम दोबारा उन हुक्स को यूज करेंगे तो उसमें ठीक से चार्जिंग नहीं आएगी, यानी पाउडर चिपकेगा नहीं पीस पे।
तो अगर ये दिक्कत आ रही है तो हमको हुक्स को बीच बीच में साफ करना पड़ता है। ये बैक ऑर्डिनेशन देखिए हमने बताया था, जो यानी पाउडर जो कहीं चिपका रहे हैं तो ये जनरली कहाँ होता है, जो होल्स अगर सबस्ट्रेट में काफी छेद बने हुए हैं, मैश जाली टाइप की है, तो वहां पर ये प्रॉब्लम आती है, फेराइटिक एज इफेक्ट, बैक आयोनाइजेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको गन की वोल्टेज अगर बहुत ज्यादा है तो दिक्कत आएगी कि जो पाउडर निगेटिव होकर पीस पे चिपक गया है, अगर वो उसकी करंट या निगेटिव जो आयन है वो अर्थिंग में जब तक नहीं गया और पीछे से पाउडर फिर आ गया और ज्यादा, तो निगेटिव निगेटिव होके वहां पे बैक आयोनेशन होने लगता है। तो इसलिए गन से जो पाउडर निकल रहा है, पाउडर डिलीवरी, चार्जिंग, ये सब बहुत ही मतलब मेंटेन करके बैलेंस करके चलना चाहिए। और जो गन के ऑपरेटर होते हैं, उस्ताद जी जिनको बोलते हैं लोग, उनको तो सब पता होता है। उनको ये भी पता होता है कितने अच्छे पाउडर को कैसे खराब दिखाना है, वो भी सब पता होता है उनको। ये देखिए क्यूरिंग ओवन के, इसमें अगर पीस पर हमने क्योर में से निकालने के बाद अगर देखा कि इसमें इम्पैक्ट रेजिस्टेंस पुअर आ रहा है, इसके भी हम फोटो भी दिखाएंगे आपको। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस मतलब, इम्पैक्ट मतलब मैकेनिकल होता है, ये बेसिकली मैकेनिकल टेस्ट प्रॉपर्टी। तो अगर उसमें इम्पैक्ट में फेल हो रहा है तो इसका मतलब या तो फिल्म अंडर क्योर है, उसको पूरा टेम्परेचर या टाइम पूरा नहीं मिला है। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमें टेम्परेचर, ओवन का जो टेम्परेचर उसको चेक करना पड़ेगा कि ओवन का टेम्परेचर कम तो नहीं हो गया है। और कई बार लड़के या एक ट्रॉली अंदर है, उसकी टाइमिंग से पहले अगर हमको मान लीजिए 20 मिनट के लिए रखनी है और हम 15 मिनट पे उसको निकाल देंगे तो भी अंडर क्योर रह जाएगा फिल्म। दूसरा पॉइंट है कि अगर इम्पैक्ट पुअर हो सकता है कि अगर फिल्म की थिकनेस बहुत हाई है, मतलब नॉर्मल जितनी भी टेस्टिंग होनी है वो 50 से 60 माइक्रोन पे ही होनी चाहिए। आपके जो सबस्ट्रेट पे कोटिंग करेंगे 50 से 60 माइक्रोन होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है मान लीजिए 100 माइक्रोन, तो 100 करा जाएगा, बट उसके लिए फिर ओवन के अंदर टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। टेम्परेचर ज्यादा नहीं देना है, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर ज्यादा देंगे हो सकता है कि उसका कलर चेंज हो जाए, तो इसलिए टाइमिंग ज्यादा देना पड़ेगा। देन पुअर एडिशन, मतलब हमने अगर कोटिंग किया है और दो पीस को आपस में टकरा के भी लोग देखते हैं तो उसमें चिप ऑफ हो जाता है, यानी मेटल पेंट सबस्ट्रेट के साथ में एडिशन पुअर आ रहा है। तो ये जो हम लोग सरफेस ट्रीटमेंट करते हैं केमिकल प्रोसेस से, फॉस्फेटिंग वगैरह, उसकी ट्रीटमेंट या तो वो खराब है कि जो उसकी पीएच वैल्यू या स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो सही नहीं है, हमारा केमिकल खराब हो चुका है, तो हमें वो चेंज करना है। प्रॉब्लम होती है नहीं था साहब, यस। जी जी। हाँ जी। तो वो यहाँ पर है, ये ग्लॉस खराब हो जाती है, मतलब कंटामिनेशन हो गया कि जैसे अगर मान लीजिए वो एक कंपनी का पाउडर उन्होंने पहले चलाया हुआ है और गन को वो ठीक से साफ ना करके दूसरे पाउडर लगा देंगे तो वहां पर ग्लॉस डाउन हो जाएगी। या हाई क्योरिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दिया तो भी ग्लॉस थोड़ी सी डाउन हो जाती है। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू। फिनिश में देखिए स्मॉल होल्स से आ जाते हैं, ये बल्कि हम इमेज आपको दिखाते हैं वो बेटर पड़ेगी। ये देखिए क्रेटर्स, जिनको हम लोग क्रेटर्स बोलते हैं, लिक्विड में भी क्रेटर्स ही बोलते हैं और पाउडर में भी क्रेटर्स है। ये फिल ये देखिए, ये बीच स्मूथ नहीं है फिनिश, कहीं कहीं पे गड्ढे से बन गए हैं, इनको क्रेटर्स बोलते हैं। इम्पैक्ट के लिए ये देखिए
ये फिल्म के ऊपर इम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट में लगा के वेट गिराया जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट भी अभी हम आपको दिखाएंगे आगे। तो इसमें ये डेंट पड़ जाता है, अगर ये डेंट यहाँ फिल्म टूट गई है तो उसको रिजेक्ट माना जाएगा। अगर इस तरह से क्लियर है, बिल्कुल गड्ढा बन गया लेकिन फिल्म नहीं खराब हुई है, तो ये ओके है। इसी तरह ये कपिंग है, ये देखिए ये पूरे पैनल को जब लगाया जाता है, छोटा सा उसका सेक्शन काटा हुआ है, उसका डिजाइन है ये। तो कपिंग टेस्ट में पैनल को लगा के, जैसे इम्पैक्ट में सडन इम्पैक्ट होता है, 1 kg या 2 kg का वेट ऊपर से गिराया जाता है, बट इसमें वेट नहीं गिराते हैं, धीरे धीरे स्लो पेनिट्रेशन होता है। पीछे से जो बॉल है वो पैनल को धीरे धीरे धक्का देती हुई पीछे फोड़ के निकलती है। ये मेटल टूट जानी चाहिए लेकिन इस तरह से फिल्म नहीं टूटनी चाहिए। तो इसमें हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, मैट के लिए अलग होगा कपिंग टेस्ट, ग्लॉसी के लिए अलग होगा, सेटिन के लिए अलग होगा, टेक्सचर के लिए अलग होगा, उतने वैल्यू के हिसाब से टेस्ट करना चाहिए ये। अब हम एक आपको दिखा रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड का ये पाउडर कोटिंग के लिए IS इंडियन स्टैंडर्ड की पूरी बुकलेट है। ये दिल्ली में ITO के पास में, वहां से भी आप लोग मतलब ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, वो CD फॉर्म में देंगे, या आप ये नंबर नोट कर लीजिए। ये सर पाउडर कोटिंग के लिए IS 13871, ये 1993 में स्टैंडर्ड बनाए गए थे, और इस IS 13871 के अंदर पूरा डिफाइन किया हुआ है कि मैट के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ग्लॉसी के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये हम आपको नीचे दिखाते हैं। ये जैसे लिक्विड पेंट में टेस्टिंग के लिए IS 101 होता है, उसी तरह पाउडर कोटिंग के लिए IS 13871। ये देखिए इन्होंने ग्रेड ए, ग्लॉसी फिनिश, सेमी ग्लॉसी फिनिश, मैट फिनिश, इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। ड्राई फिल्म थिकनेस हर फिनिश के लिए 50 to 60 माइक्रॉन्स होनी चाहिए, फिनिश स्मूथ होनी चाहिए, ग्लॉस वैल्यू 60 डिग्री हेड पे, अबव 80 है तो ये ए मतलब ग्लॉसी फिनिश, बी 10 से 80 मतलब सेमी ग्लॉसी या मैट हो गया, बिलो 10 है तो मैट हो गया ये। इसी तरह स्क्रैच रेजिस्टेंस देखिए इन्होंने यहाँ दिया हुआ है 3 किलो, फ्लेक्सिबिलिटी 6.25 mm की रॉड के ऊपर मैंडल पर चेक किया जाएगा। क्रॉस कट के लिए क्रॉस कट का इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम इंस्ट्रूमेंट से जब फिल्म के ऊपर चलाते हैं तो दो तरह से मतलब दो डायरेक्शन में चलाने के बाद में उसमें 100 क्यूब्स बन जाते हैं, स्क्वायर बन जाते हैं, वो अभी हम फिल्म दिखा देंगे आपको। देन इरेक्शन कपिंग, इसके लिए 8 पास होना चाहिए तो एक ग्लॉसी फिनिश है, 3 to 7 पास है तो मैट मतलब मैट से ऊपर सेटिन सेमी ग्लॉसी फिनिश है, अगर मैट फिनिश है उसके लिए 3 पास होना चाहिए। इसी तरह इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, ये केजी सेंटीमीटर यूनिट होती है सर। केजी सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया कि जो वेट है इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो केजी 1 kg है या 2 kg, और सेंटीमीटर मतलब अगर हम 2 kg का वेट, जैसे ये 250 है तो इसका मतलब ये हो गया 1 kg का वेट 250 सेंटीमीटर से गिराएंगे, तब दोनों का मल्टीप्लाई होके 250 kg सेंटीमीटर हो गया, या 2 kg का वेट 125 सेंटीमीटर से गिराएंगे, तो वो इंस्ट्रूमेंट जैसा भी लेना चाहते हैं। जनरली 2 kg का वेट लिया जाता है पाउडर कोटिंग के लिए। ये इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी सर, इसके स्टैंडर्ड दिए हुए इन्होंने,
या आप लोग अगर ये इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे या ये तो इंडियन स्टैंडर्ड था। कुछ एक्सपोर्ट के लिए क्वालिकोट भी टेस्टिंग है। क्वालिकोट का भी सर पूरा स्टैंडर्ड है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए होता है और स्पेशली ये होता है यूवी मतलब रेजिस्टेंस आउटडोर के लिए, इनके भी पूरे स्टैंडर्ड बने हुए हैं। ये पूरी काफी बुकलेट है, देखिए आप, मेरे ख्याल 70-80 पेज की है, तो उसको तो पूरा यहाँ पे बता पाना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह ब्रिटिश स्टैंडर्ड भी होते हैं। जब आप लोग एक्सपोर्ट पे जाएंगे तो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन करना है। इंडिया में आप IS 13871 के हिसाब से मेंटेन करना है। पाउडर जो कोटिंग से पहले अगर हमें टेस्टिंग करना है तो उसकी 2 टेस्टिंग जरूरी है। एक तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा पाउडर है उसकी टेस्टिंग होगी। ये वैसे तो मास्टर साइजर मेलबोर्न का आता है, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है पूरा, उसका ऑटोमेटिक सिस्टम में कर सकते हैं टेस्टिंग, या सीव एनालिसिस। हम ये सीव एनालिसिस बता रहे हैं, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। 32 माइक्रोन की जो सीव है उससे 35 से 48% पासिंग होना चाहिए। यानी इस सीव के ऊपर इसमें क्या होता है कि पूरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 32, 63, 80 और 100 ये चारों सीव को एक के ऊपर एक लगा के सीव शेकर में लगा दिया जाता है। सबसे ऊपर की जो सीव है उसमें पाउडर डाल देते हैं 100 ग्राम या 200 ग्राम, और उसके बाद सीव शेकर की मदद से इस सीव्स को हिलाई जाती हैं। तो ये हम परसेंटेज पास देखना चाहिए, पाउडर इस हिसाब से परसेंटेज उनकी होना चाहिए, तो हम ये मान लेंगे पाउडर ठीक है। ये आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट हम दिखा देते हैं अभी। ये देखिए, ये ग्लोसोमीटर है। इसमें इस साइड में एक होल बना होता है पीछे, और इसमें एक लाइट सोर्स होता है। लाइट सोर्स सरफेस के ऊपर आने के बाद रिफ्लेक्ट होती है। इधर एक फोटो सेल लगा होता है। जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर फोटो सेल पे जाएगी तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ डिस्प्ले में ऊपर वैल्यू दिखा देगा। ये जो डिस्प्ले यहाँ पे, इस पे वैल्यू आ जाती है, वो वैल्यू IS हिसाब से देखा जा सकता है, ग्लॉसी फिनिश है, मैट फिनिश है या क्या है। ये थिकनेस गेज है। इसमें थिकनेस गेज 2 तरह के होते हैं, एक फेरस होता है, एक नॉन फेरस होता है। फेरस केवल मेटल मतलब MS शीट के लिए यूज होगा, और एल्युमिनियम और ब्रास के लिए नॉन फेरस वाला इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। इसमें ये प्रोब होती है, और इसमें प्रोब इसी में इनबिल्ट होती है। तो जैसे ही ये प्रोब को हम सरफेस के ऊपर रखेंगे, इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है, पूरा सिस्टम होता है, स्टैंडर्ड डायल्स उसमें शीट दी होंगी, तो उसके हिसाब से इसको कैलिब्रेट करके, और जैसे ही सरफेस के ऊपर रखेंगे ये इसमें डिस्प्ले में आ जाएगा कितने माइक्रोन की कोटिंग है। ये इम्पैक्ट की हम लोग जो बात कर रहे थे, ये इम्पैक्ट टेस्टर है। यहाँ पर इसमें वेट होता है, और ये हाइट होती है, पाइप होता है जिसके अंदर वेट लटका होता है, और जिस हाइट से हमें करना है वो हाइट से करके ये वेट को यहाँ से छोड़ देंगे। वेट ऊपर से आके नीचे यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे पैनल लगाएंगे जिससे हम लोग टेस्टिंग करते हैं, और यहाँ पर दिख जाएगा वो। फिर ये कुछ स्पेसिफिक का थोड़ा सा देख लीजिए, टाइम थोड़ा सा रनिंग आउट हो रहा है। अच्छा, बस हो गया सर, ये लास्ट है बस। ये कुछ स्पेसिफिक कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है पेंसिल हार्डनेस के लिए, तो इसमें HB, 2H जितने वो बोलेंगे उसके
उस हार्डनेस की पेंसिल को सरफेस के ऊपर चलाएंगे और उसमें फिल्म में डैमेज कुछ नहीं होना चाहिए। इसी तरह सॉल्ट स्प्रे चैम्बर वगैरह में है, ऐसे सॉल्ट स्प्रे टेस्ट मांगते हैं कुछ लोग, 500 आवर पास होना चाहिए या 800 आवर पास होना चाहिए। ये बेसिकली केमिकल रेजिस्टेंस के लिए चेकिंग होती है सॉल्ट स्प्रे की। और ये जो कपिंग का मैंने बताया था, ये कपिंग इंस्ट्रूमेंट है। एक वो इम्पैक्ट टेस्टर था, ये कपिंग है। इसमें पैनल यहाँ पीछे फंसा देते हैं और ये हैंडल होता है। हैंडल को जब घुमाएंगे तो इसका पीछे से बॉल पेनिट्रेट होकर फिल्म को डैमेज करेगी। ये मैंडल है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। इसमें पैनल को पीछे फंसा के और ये मैंडल को घुमाया जाता है, तो इसमें पता चल जाता है कितने mm की रॉड पे इसमें कोई डैमेज नहीं हुआ है। सर यही था हमारे हिसाब से। गुड टाइम। हेलो। ओके सर, अभी हम लोग हाँ सर। लेंगे। जी सर। और एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम एक्चुअली ये इंटरनेट की वजह से आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पुरानी चैट थी, जहां तक मैं सेव कर पाया वहां तक मैं बता देता हूँ जी। उसके बाद कुछ चैट सेव नहीं हो पाई। कोई बात नहीं। और सर अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो की रिकॉर्डिंग भी मुझे देखनी पड़ेगी। जो पहले डॉक्टर गौरव के कोर्स सेक्शन में प्रॉब्लम आई थी, सेम प्रॉब्लम अभी फिर आई है। ब्रेक हो गई बीच में। ब्रेक हो गया सर बीच में वीडियो। तो बाद का कोई बात क्वेश्चन आंसर वाला तो रिकॉर्ड हो रहा है जी। तो एक बार देखते हैं सर कैसे इसको कर सकते हैं। सर अपना स्क्रीन को आप बंद करेंगे एक बार प्लीज सर। मेरा स्क्रीन तो हमने बंद कर दिया था, बल्कि स्क्रीन आ ही नहीं रहा। हाँ अब आ गया स्क्रीन। ठीक है सर। ठीक ठीक है। अच्छा, मैं एक तो रंजीत सिंह जी आ रहा हूँ, एक मिनट। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मेरे पास कहाँ तक का क्वेश्चन मेरे पास सेव है एक्चुअली। जी। नहीं सर, 3:12 तक मेरे पास चैट सेव है, उसके बाद की चैट नहीं आई है। ये तो बहुत ज्यादा हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से सर ये हो गया थोड़ा सा। हाँ जी जी जी। चलिए फिर जो क्वेश्चन जिनके थे मैं एक बार ले लेता हूँ सर। हाँ जी। रंजीत सिंह जी। वर्मा जी थैंक यू वेरी मच फॉर द नमस्कार नाइस। जी। नमस्कार जी। जी। सर एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। जैसे हम लोग देखिए पाउडर कोटिंग में बनाता नहीं हूँ, मगर मैं वैसे एक जानना चाह रहा हूँ। जी। जैसे लिक्विड पेंट में क्या होता है कि कई बार ना हम लोगों के पास लिक्विड पेंट किसी का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, वो भाई हमारे पास वो किसी कारण कोई भी कारण हो सकता है कि वो माल नहीं बिका, पड़ा रह गया, या पार्टी से हमें पेमेंट नहीं आई, उसे वापस उठाना लाना पड़ा, कुछ एनी रीजन। ठीक है, अब उसको हम लोग क्या करते हैं कि कोई दूसरा शेड का ऑर्डर आया तो उसमें हमने टिंट करके चला दिया। बिल्कुल। अब पाउडर कोटिंग में हम कैसे कर सकते हैं? क्या ये शेड दोबारा बना हुआ शेड, क्या ये दोबारा से टिंट हो सकता है या मैच हो सकता है या कुछ ऐसे क्या हो सकता है? सर बस पाउडर कोटिंग के केवल यही एक कंस्टेंट है कि इसमें टिंटिंग पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, इसमें टिंटिंग पॉसिबल नहीं है, यानी आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। नहीं प्रोसेस कर ले, बट क्या प्रोसेस के बाद वो शेड उसका हम कोई भी जैसे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर, आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका व्हाइट है जी, वो रिजेक्ट होके आ गया, आप उसका आइवरी बना सकते हैं, या व्हाइट को व्हाइट में भी यूज कर सकते हैं आप जब आप। अच्छा, जैसे अगर मैं कहता हूँ ये टेक्सचर शेड है, टेक्सचर व्हाइट है, हाँ टेक्सचर व्हाइट इसको क्या कर सकते हैं? इसको कैसे हमको रिवर्स प्रोसेस है इसको टेक्सचर को हटा के प्लेन व्हाइट करने का, या कुछ ऐसे होता है? उसमें आपको ये करना पड़ेगा सर, एक जब फॉर्मुलेट कर रहे हैं जी, तो सपोज 70% हमने फ्रेश पाउडर ले लिया जी, और 30% ये जो टेक्सचर पाउडर है इसको डाल के देखेंगे। पहले हम छोटा बैच लेंगे, इसमें मैं समझ गया 2 किलो या 5 किलो का। ठीक है, तो हमने देखा कि 30% डालने से हमारे फिनिश में कोई फर्क नहीं आ रहा है जी, तो हम फिर इसमें 40% भी डाल के देख सकते हैं। छोटा ट्रायल लेंगे, हिट एंड ट्रायल करके हो जाता है। हाँ हो जाता है ये सर, बिल्कुल। चलो दैट्स गुड, बिल्कुल। तो ये कोई वेस्ट होने वाली चीज तो नहीं है ना? वेस्ट होने वाली कोई चीज नहीं है सर, क्योंकि अमूमन देखा जाता है, हाँ जी, अमूमन देखा जाता है इसमें लम्प्स की प्रॉब्लम आ जाती है। वो गर्मी में आती है सर, अब शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसमें गर्मी में लम्प्स बन जाते हैं, बनेंगे। इसको अवॉइड करने का कोई तरीका? सर एक्चुअली इंडिया में टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, स्पेशली
नॉर्थ में है। नॉर्थ में ज्यादा है जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, तो मतलब जनरली प्रिकॉशंस तो जो मैन्युफैक्चरर है वो ये लेते हैं कि पाउडर बना के पहले वो बोरियों में रख लेते हैं जी या डब्बों में भी वो रख लिया। जी। बट अगर कोई सेंसिटिव कस्टमर है, अच्छा ओईएम है, हाँ हाँ। तो उसको दोबारा से रिसीव करके फिर पाउडर दे देते हैं। ओके जिस दिन डिलीवरी होनी है उसके एक दिन पहले उसको दोबारा रिसीव कर देते हैं। ओके। तो रिसीव वाली ये मशीन कितने की आती है वैसे अप्रोक्सीमेटली? डिपेंड करता है सर, एक्चुअली जैसे 100 kg पर आवर वाली अगर आप मशीन लेंगे तो जी। वो मेरे ख्याल 40-50 हजार की हो जाएगी। अच्छा, उसमें प्रॉपर फर्स्ट क्लास हाँ पाउडर हाँ फ्लो आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो लम्स है वो हट जाएगा सर। हाँ, मेन चीज वही है लम्स, क्योंकि जी। उसको मैनुअली लम्स को तोड़ना और उसको फिर छानो फिर वो भरो, वो इट्स टास्क। नहीं सर, अगर पाउडर में लम्स इतना हार्ड हो रहा है कि आपको हथौड़ा से तोड़ना पड़ रहा है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे वो पाउडर यूज मत कराइए। हाँ हाँ। लम्स हम जो बता रहे हैं सीव से मतलब छानने के लिए, वो सॉफ्ट लम्स बनते हैं केवल जो हाथ से टूट हाँ, जाते हाथ से टूटे, हथौड़े वाले नहीं, हाथ से टूटे। हाँ जो हाथ से हाथ टूट रहे हैं उस बिल्कुल बिल्कुल उनको हाथ तो से यूज हो मसल सकता के है, कोई यूज दिक्कत बिल्कुल। Sir, we are making sieving machines also for pneumatic and electrical also. अरे वेरी गुड। ठीक है। प्रेम वैद्य जी अपना क्वेश्चन ले ले। प्रेम वैद्य जी। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। थैंक यू रजीत सिंह जी, थैंक यू रजीत सिंह जी। प्रेम वैद्य जी। हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार सर। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि एक टोनर वैल्यू इन फॉस्फेटिंग में क्या होता है? आपने बताया था टोनर वैल्यू, टोनर वैल्यू इन फॉस्फेटिंग। जी जी जी। तो उसका थोड़ा इलैबोरेट करेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है सर, जैसे फॉस्फेटिक केमिकल जो लोग आपको सप्लाई दे रहे हैं, हाँ जी, हेलो जी, जो हाँ, लोग हाँ, आपको फॉस्फेटिक केमिकल सप्लाई दे रहे हैं टोनर भी वही सप्लाई देंगे। तो फॉस्फेटिक केमिकल जो आपका यूज हो रहा है वो टैंक से सुबह सुबह एक सैंपल ड्रॉ किया जाता है और उसकी स्ट्रेंथ या पॉइंटेज बोलते हैं जिसको टेक्निकल टर्म्स में पॉइंटेज चेक की जाती है। अगर वो पॉइंटेज ठीक आ रही है तो आपको टोनर डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पॉइंटेज कम हो गई है तो वो सप्लायर आपको बता देगा कि पॉइंटेज कितनी कम है तो उसके हिसाब से कितने डोज डालनी पड़ेगी आपको। जी। और मेरा दूसरा एक क्वेरी ऐसा है कि काफी लोग बॉन्डिंग एजेंट भी यूज करते हैं। बॉन्डिंग? हाँ, बॉन्डिंग एजेंट्स। ओके। तो ये बॉन्डिंग एजेंट्स क्या होता है और कहाँ यूज किया जाता है? देखिए, बॉन्डिंग एजेंट पाउडर कोटिंग में तो ऐसे यूज नहीं होते हैं। हाँ जी। लिक्विड में जरूर बॉन्डिंग एजेंट, जिनको एडेजन एनहांसर भी बोलते हैं, साइलेन होते हैं बेसिकली वो, जिसमें एमियो साइलेन होते हैं या ग्लाइमो होते हैं, दो तरह की कैटेगरी आती है। तो अगर इपॉक्सी बेस्ड सिस्टम है, इपॉक्सी और पॉलिएस्टर बेस्ड, तो आपका मतलब प्रॉपर्टी के हिसाब से एमियो या वो रॉ मटेरियल के एक्चुअली पूरी केमिस्ट्री होती है सर, एमियो या ग्लाइमो वो एडेजन प्रमोटर के लिए यूज होता है। नहीं, दैट इज करेक्ट, बट इन पाउडर कोटिंग देयर आर नो बॉन्डिंग एजेंट। No bonding agent uses. No. Only the resin is sufficient. You have to use good quality resin. That is sufficient. तो मेरा और एक क्वेरी छोटा सा है कि लेवलिंग एजेंट में बेंजोइन जो यूज करते हैं, हाँ? ओके। तो आजकल वो नॉन एलोइंग बेंजाइन भी people they also suggest that actually. So what is the difference between these? पहला तो सर ये फ्लोइंग के लिए बेंजोइन यूज नहीं होता है, ये हमने कल भी बताया था। फ्लोइंग के लिए फ्लो एडिटिव यूज होता है। ओके। और बेंजोइन का जो पर्पस है वो जो इपॉक्सी और पॉलिएस्टर के या पॉलिएस्टर और टीजीआईसी में वाटर रिएक्शन बन रहा है उसको 100 टेम्परेचर आने से पहले ही निकालना है, जिससे फिल्म से वो फिल्म को ब्रेक करके बाद में ना निकले, जिससे डिगेसिंग बनती है। जी। तो बेंजोइन नॉन येलोइंग और येलो में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। नॉन येलोइंग को अगर आपका जैसे व्हाइट फिल्म है और वो पीला पड़ रहा है क्योरिंग होने के बाद, और आपका कस्टमर बोलता है कि नहीं भाई हमको ये नहीं चाहिए, तो आपको नॉन येलो वाली बेंजोइन डालनी है, अदरवाइज रेगुलर बेंजोइन से काम चल जाता है। क्योंकि थोड़ा सा दोनों में क्या फर्क होता है? देखिए, केमिकल में तो देखिए हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि कोई भी कंपनी अपना फॉर्मुलेशन नहीं बताती है, बट हम ये जरूर बताएंगे आपको कि नॉन येलोइंग वाला रेगुलर बेंजोइन से थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ओके। कॉस्ट का फैक्टर आता है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो। ओके सर। हेलो, हाँ नमस्कार। हेलो, हाँ सर, मैं हरि प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। जी बोलिए भैया। जी, नाहरी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से।
अगर आपकी इच्छा तो थोड़ा सा मैं गैस पॉइंट एक्सीलेटर के बारे में थोड़ा बता हाँ सकता बताइए। हूँ। जी गैस पॉइंट ये एक्सीलेटर ये फास्फेटिंग में एक पैरामीटर है। इससे गैस पॉइंट चेक करते हैं जी फास्फेट का एक्सीलेटर मतलब जो रिएक्शन है फास्फेट की कोटिंग जी 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 उसकी कोटिंग की एक्सीलेटर बढ़ा देता मतलब रिएक्शन बढ़ा देता है फ्री ठीक है। एसिड वैल्यू की जी जी मैं तो इसकी रिएक्शन बढ़ा देता उससे कोटिंग प्रॉपर आती है। अगर ये ये आप गैस टोनर पॉइंट या आप टोनर हाँ की तो बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल हाँ ठीक बात सर है। अगर इसकी गैस पॉइंट अगर माइन कम आ रहा है तो ये कोटिंग में प्रॉब्लम आने लगता है फास्फेट आने में। लगता है तो हमें डालना पड़ता है। जी सर जी ये चीज थैंक यू और थैंक यू सर मेरा एक क्वेश्चन ये है सर जी। जो पाउडर कोटिंग में आप बता रहे थे मतलब इसका कन्वेयर की स्पीड अगर कन्वेयर की स्पीड का स्टैंडर्ड क्या मतलब कितना रखना चाहिए और जैसे एक ओवन का टेम्परेचर है उसकी स्पीड को देखिए कितना स्टैंडर्ड रखना चाहिए? नहीं ये तो देखिए कस्टमर टू कस्टमर और उनके अच्छा वेरी उसके करता है। वो वेरी करेगा सर। कोई भी थंब रूल नहीं है कि सर इतना ही रखना है, अच्छा क्योंकि कन्वेयर की स्पीड कितनी है प्लस आपके जो लोडिंग कर रहे हैं अगर आपके आइटम उस पर छोटे हैं कि बड़े हैं उसके साथ बहुत से पैरामीटर्स हैं सर, वो कस्टमर टू कस्टमर वेरी होगा, कुछ फिक्स नहीं है। अच्छा जी सर दूसरा क्वेश्चन ये था आप इलेक्ट्रोस्टैटिक गन के बारे में बता रहे थे जी जो उसमें जो कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट है उस पे चार्ज होता है उससे पाउडर चार्ज होता है जी उसमें जो क्रोन बता रहे आप ये इसके थ्रोइंग पावर से रिलेटेड है क्या? नहीं ये देखिए क्या होता है कि नॉर्मल पाउडर में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, ये दिक्कत आती है मेटेलिक पाउडर जब आप यूज कर रहे हैं। अगर उस टाइम पे चार्जिंग ज्यादा है तो बेस पाउडर वहां से आगे निकलता जाएगा और जो मेटल पाउडर हमने उसमें ब्लेंडिंग किया हुआ है वो टिप के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और थोड़ी देर में क्या होगा अंदर जो इलेक्ट्रोड हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं तो पाउडर के ऊपर चार्जिंग आना कम हो जाती है या कई बार बंद भी हो जाती है, चार्जिंग आना खत्म हो जाएगी। ये स्पेशली मेटेलिक पाउडर में होता है। अच्छा जी तो मेटल पाउडर में चार्जिंग गन की थोड़ी सी कम रखी जाती है, मतलब जैसे अगर रेगुलर पाउडर में मैट फिनिश या ग्लॉसी फिनिश में आप 70-80 किलो वोल्ट रखते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है मैट में आप 20 या 30 किलो वोल्ट ही रखिए, बस ज्यादा मत कराइए, पाउडर आपका उतना ही चिपकेगा। अच्छा सर और ये था मतलब पीटी कराते हैं उसके कंपोनेंट पीटी कराने के लिए पैसिवेशन जरूरी है क्या? हाँ पैसिवेशन जरूरी है सर। और जैसे जहाँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट ओल्ड वर्जन हो गया ना पैसिवेशन जहाँ सीडी होती है या अधिकांश होते हैं फास्फेटिंग अगर जिंक फास्फेटिंग की कोटिंग है तो वहाँ पैसिवेशन इतना जरूरी ना। हाँ बिल्कुल वो तो सही है, केमिकल अगर चेंज हो रहा है आप कुछ और लेटेस्ट कुछ यूज कर रहे हैं एनायनिक कैटायनिक वगैरह हो जाते हैं तो फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकांश इन्वायरमेंटल की कंडीशन से पैसिवेशन बैंड अधिकांश ऐसा सुना पॉसिबल हाँ, है या पता नहीं क्योंकि नहीं बिल्कुल क्रोमिक ठीक, एसिड रहता है। आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली हमारा टाइम थोड़ा सा कम था ना तो इसलिए हमने उतना ही पकड़ा है कि पूरा बहुत ज्यादा टाइम क्योंकि पूरा डिस्क्राइब करने के लिए काफी टाइम चाहिए सर। ओके तो इसलिए हम बेसिक नॉलेज है हम लोग शेयर कर रहे हैं। अच्छा जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य राजवर जी का, वो चैट में कुछ पूछ रहे थे। आदित्य राजवर जी अपना क्वेश्चन बोलिए। हेलो आदित्य राजवर जी। हाँ नमस्कार सर। हेलो हाँ नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता था कि सर हम जो ये एसएसटी टेस्ट जो करते हैं पाउडर कोटिंग में, आई वर्क इन अ प्री ट्रीटमेंट कंपनी। ओके सो आई वांट टू रिलेट दैट कि जो हम एसएसटी करते हैं कि कोई कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है 500 आवर्स, कोई बोलता है आई वांट 1000 आवर्स, तो इसका रियल लाइफ में कैसे हम रिलेट करेंगे सर वो जो टेस्ट होती है उसको? हाउ कैन वी कैलकुलेट द लाइफ ऑफ द कंपोनेंट बाय दिस टेस्ट? नहीं लाइफ ऑफ द कंपोनेंट से तो नहीं कर सकते सर, इसका रिलेशन जनरली क्या होता है केमिकल रेजिस्टेंस से करते हैं। जैसे अगर एसएसटी हमारा मिनिमम 500 तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से हमने कोई शिपमेंट हमारी पता नहीं है। हेलो जी जी बोलिए सर। जी मतलब जैसे हमने मान लीजिए कंपोनेंट के ऊपर कोटिंग कर दिया और वो हमको पता नहीं है कि हमारा जो एंड यूजर है वो मतलब उसको आगे कभी एक्सपोर्ट कर रहा है कैसे यूज होगा,
बाई चांस हमने यहाँ से शिपमेंट चली गई हमारी, और कोस्टल एरिया में सपोज वो आइटम कंपोनेंट अगर दिल्ली में लगना है तो एसएसटी कम से भी कम चल जाएगा, मगर अगर वो बॉम्बे में या कोस्टल एरिया में लगना है तो वहां पर ड्यू टू ह्यूमिडिटी एंड सॉल्ट कंटेंट उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो डायरेक्ट तो थंब रूल नहीं है, लेकिन ये माना गया है कि अगर 500 से 800 एसएसटी है उतना पास हो रहा है तो इसका मतलब उसकी लाइफ अच्छी है, केमिकल रेजिस्टेंस। ओके ओके, क्योंकि हम लोग ये करते रहते हैं सर हमेशा, एसएसटी टेस्ट करना। we are working with very good OEMs, Cummins, Kirloskar, etc. Very good. So I wanted to relate to कि किसी का कम होता है ज्यादा होता है, लेकिन किसी का जरूरी नहीं है कि पोस्टल में रहेगा तो भी उसको ज्यादा चाहिए, नहीं रहेगा तो भी उसको ज्यादा ही चाहिए रहता है सर, क्योंकि हमको पता ही नहीं। हाँ ये भी बात है, ये भी सही है, ये भी बात सही है। आप जैसे OEM में करते हैं तो आप एसएसटी के साथ साथ आदित्य जी आप एसएसटी के साथ ह्यूमिडिटी टेस्ट भी करते होंगे या यूवी टेस्टिंग, यूवी टेस्ट भी करते हैं। बिल्कुल, वो फिर और भी इंस्ट्रूमेंट हैं, यूवी रेजिस्टेंस है जी, वेदरोमीटर है, इस टाइप से और भी है काफी जो हमने यहाँ कवर नहीं किया। लेकिन तो नॉर्मली एसएसटी टेस्ट ही सब करते हैं और इंपैक्ट बैंड और स्क्रैच टेस्ट ही करते हैं सर सब लोग का, और ये एमई के कर लेते हैं सर बहुत। हां एमई के करते हैं क्यूरिंग के लिए। यस सर जी। सर एक प्रकाश थंकी जी का क्वेश्चन है, प्रकाश थंकी जी अपना क्वेश्चन ले। जी सर। हेलो। हाँ नमस्कार सर। प्रकाश जी बोलिए। बोलिए प्रकाश जी। हेलो। हाँ प्रकाश जी बताइए। हाँ सर प्रकाश जी आप मेरा किस कंपनी से हैं? मैं सर yesterday I have given my introduction. I am from 20 microns. हाँ yes yes yes. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि this particularly about as you said yesterday that we cannot do the double layer on powder coating, right? Finish will be not very good. Okay. So how it can be possible for this sublimation powder on the for getting the wood effect on metal powder coat? अच्छा, तो इससे बेसिकली क्या है, जो मेटल पाउडर है उसपे ऊपर पहले स्मूथ फिनिश करना पड़ेगा। ओके। वो स्मूथ फिनिश ओवन में डाल के पहले क्योर करना है। देन ये एक्चुअली सर ने मना कर दिया था वो वीडियो दिखाने के लिए, क्योंकि जोतून का वीडियो था, किसी का कॉपीराइट हो सकता है, इसलिए सर ने मना किया। तो उसमें क्या रहता है कि फिल्म मतलब ऊपर से हम जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका पाउडर डाल देते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट को पूरा चलाते हैं, तो उस पे पाउडर फिजिकल बॉन्डिंग में मतलब गिर जाता है और उसको लेके हमें फिर ओवन में रखना पड़ेगा, तब वो परमानेंट चिपकता है। हमारा जो क्वेश्चन था कि पाउडर के ऊपर पाउडर नहीं कर सकते हैं, वो गन से है सर। जैसे गन से एक बार हमने पाउडर कर लिया, मान लो कोटिंग 40 माइक्रोन कर लिया, अब हमें करना है उसके ऊपर 40 माइक्रोन और करना है, तो हम उस कोटेड पीस के ऊपर जब वो दोबारा पाउडर कोटिंग करेंगे तो उसकी फिनिश बहुत अच्छी नहीं आएगी। ओके। और सर तो फिर 2 टाइम्स क्योर करके वी कैन डू इट, राइट? नहीं, एक ही बार में आप कर सकते हैं 80-100 माइक्रोन तक एक ही सिंगल हो जाएगा। ओके। हाँ, लेकिन अगर कभी कहीं रिक्वायरमेंट होती किसी कस्टमर की 200-300 माइक्रोन भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे 100-150 माइक्रोन तक कोटिंग हो गया, जब वो पीस ओवन से निकलेगा गर्म कंडीशन में ही उसके ऊपर फिर से पाउडर की कोटिंग करनी पड़ेगी। So in that case with gun we can do? हाँ, with gun, yes. Okay. And sir, my second question is, you said that in initial slide you have shown some equations or formulations of the epoxy resins and its acid values and all, right? So there is one value 56100. So what is that value stand for? Actually that comes after calculation of acid value, the unit of acid value and a unit of epoxy equivalent weight, because there is some definition. Acid value is grams equivalent of KOH required to neutralize, ऐसा करके है ना। तो जो acid इसकी 56.1 equivalent weight होता है KOH का, तो 56.1 और प्लस जो कुछ फैक्टर आते हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद वो 56-100 फैक्टर निकलता है। ओके, गॉट इट। ओके सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं सर।
One second. Yes, जी जी. And sir, my question is regarding one of person has asked one question that if the powder is like wasted, how can we reuse it, right? So my question is against that only, that if some kind of powder coating is done on metal, and after as the life of the powder coating is around 5 to 10 years, right? So after we wanted to do the next time coating, so that much powder is going to be waste, right? So The earlier is one. there any earlier one? So is there any research or advancement that we can use that powder again in some formulation and reuse it? No. देखिए, if powder is coated on the substrate and it has been cured, so the powder gets settled. This is because there is plastic and settling of the powder. So पाउडर जब एक बार सेट हो गया है, उसको आप दोबारा से प्लास्टिक मतलब उसको यूज नहीं कर सकते हैं. अच्छा. आपको जो आइटम है उसके ऊपर से पील ऑफ करना पड़ेगा वो पाउडर सारा, देन आप उस आइटम को रीकोट कर सकते हैं, लेकिन वो पील ऑफ किया वो पाउडर वेस्ट है, वो यूज नहीं हो सकता है. Okay. And sir, the fourth question is and last question is that is there only these 3 resins only used in powder coating? Is there any green resin which can be generated from the renewable sources and it can use as a powder coating raw material? Do you have any ideas about it? No, I have never heard that. Because epoxy and all that dusting is like carcinogenic in nature. So it's sometimes problematic while we do the what is green? What is green? What is green resin? I can't understand here. Green resin means which is less harm and origin is from the natural materials. Like what is chemically? What is chemical? It is. That's what I don't know, because you people are in this field, so you people might know. No, when you told me, you can, if you can say, okay, this is this chemical. What is the chemical nature? Then only we can understand. Yeah, this can be used or not. Otherwise, no, sir. Okay. I thought you have some advanced things in that. So no. The interest I have. Okay. Thank you, sir. अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जरा थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी लेना पड़ेगा. अंकुर जी बोलिए. हाँ बताइए. नमस्कार कुलदीप जी. हाँ नमस्कार सर. अच्छा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये रहेगी कि अपना फटाफट क्वेश्चन बोले, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हमारा काफी आगे जा चुका है. जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना क्वेश्चन बोले, और कुलदीप जी उतनी जल्दी प्लीज आप आंसर दीजिए. मैं अंकुर पेंट से बोल रहा हूँ. मैं वही पूछना चाह रहा था, एप्लीकेशन ऑफ powder coating ऑन MDF बोर्ड. MDF बोर्ड, ओके. यस, वो डिस्कस नहीं हुआ, ये हो रहा है नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, MDF बोर्ड पे हो रहा है सर. हो रहा है इंडिया में हो रहा है. अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ राजेंद्र जायसवाल जी का. राजेंद्र जी बताएं सर. कुलदीप जी नमस्कार. नमस्कार सर. राजेंद्र जी बताएं. सर 2 क्वेश्चन है, एक कमर्शियल है, एक एकेडमिक है. नहीं बोलिए कोशिश करेंगे हम. हाँ सर, इपॉक्सी में आपने हार्डनर की बात की है, तो नॉर्मली व्हाट इज द हार्डनर यू आर टॉकिंग अबाउट हियर, लाइक अप्रोक्सीमेटली आइडिया ऑफ दिस केमिस्ट्री? ये हार्डनर एक्चुअली दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेलरेटेड डाइसी इमाडाजोल एंड PDMA, वो पायरोमेट्रिक एंड डाई एनहाइड्राइड. ओके गॉट इट. कॉम्बिनेशन से आता है सर. ग्रेट. ये एक्चुअली क्योरिंग भी करता है और मैटिंग भी करता है. नहीं समझ गया, DICY एंड PD में. ओके जी. थैंक यू सर. एकेडमिक जो नॉर्मली हम लोग लिक्विड में WFT चेक करते हैं, वेट फिल्म थिकनेस. हाँ सर. व्हाइल यू आर डूइंग पाउडर कोटिंग, व्हाइल स्प्रेइंग, हाउ डू यू कम टू नो दैट DFT मेरा इतना आएगा बाद में? नहीं ऐसा नहीं पता चलता है. ये केवल जो लेबर होती है उनको जो ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, उसमें ये रहता है कि अगर हमारा वोल्टेज गन में हमने 60 to 70 किलो वोल्ट सेट किया हुआ है और गन और सबस्ट्रेट के बीच की दूरी आधा से 1 फुट है. तो अगर ये गन एक बार ऐसे ऊपर नीचे चलाएगा तो ऑलमोस्ट 25 माइक्रोन आ जाएगा. तो अच्छा, एक बार उसको ऐसा करके फिर इसको क्रॉस में करना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट 50 माइक्रोन आ जाएगा. There is no control beforehand. नहीं, there is no control. Okay, thank you कुलदीप जी. Okay, thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ गौरव जी का. गौरव जी बोले सर प्लीज. सर गौरव जी बताइए. सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा एकेडमिक है, केमिस्ट्री रिलेटेड है.
सो मैं जो आपसे थोड़ा डर लगता है, आपसे थोड़ा डर लगता है। अरे नहीं नहीं सर, एक्चुअली मैं अपना एक्सपीरियंस आपके संग वेरीफाई करता हूँ सर। अच्छी बात है। तो जो हम चार्जिंग एडिटिव्स यूज करते हैं, एक्सटर्नल चार्जिंग एडिटिव्स, उसके अंदर जहां तक मुझे मालूम है 4 केमिस्ट्री आती हैं। एक कैस्टर ऑयल डेरिवेटिव आता है, एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स के डेरिवेटिव आते हैं जी, एक एमाइड वैक्स के कोपॉलीमर आते हैं जी, और एक फ्यूम मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। ओके। तो ये चारों केमिस्ट्री में से कौन सी केमिस्ट्री सबसे अच्छी है चार्जिंग देने के लिए और क्यों है? देखिए, जो HCO की केमिस्ट्री हमने देखी थी उससे बेटर चाइना से आते हैं सर। उनके केमिकल नाम तो मतलब उसके कंपोनेंट तो नहीं पता है। अगर आप सब देखिए RC308 के नाम से होता है। RC308 जी, ये चाइना में सारे नंबर चार्ज एंड आंसर में 308 ही होते हैं। नहीं, ये 308 की तो केमिस्ट्री क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की है। अच्छा, तो HCO से इसकी बेटर होती है सर। अच्छा, और इससे बेटर फिर वो होती है जो एरोमा से आप लोग बेचते थे, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता था, क्या होता मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड, उसकी बेस्ट है, उसकी बेस्ट है। मतलब वो क्योंकि लम्स फॉर्मेशन को भी थोड़ा सा रिड्यूस करता है और चार्जिंग भी देता है सर। और मेरा भी ऐसा ही एक्सपीरियंस था कि फ्यूम मेटल ऑक्साइड्स जो हैं उनकी सबसे अच्छी आती है। हाँ सर, तो जस्ट वेरिफिकेशन कर रहा था मैं आपसे। आप तो पोस्टमार्टम करोगे, हम तो ऊपर से दवाई दे सकते हैं कि सर हाँ इससे बेटर है, इससे नहीं है। आप तो पोस्टमार्टम कर दोगे पूरा। और आपका क्वेश्चन सर कल वाला, अभी आपसे पहले कैंडिडेट थे उनको आंसर हमने दिया था कि आपने कल B68 के कंपोनेंट पूछे थे ना। जी, वो हमने अपना थोड़ा सा डाटा देखा, निकाला। हमने कहा सर कल फिर आएंगे। तो इसमें सर वो एक्सेलरेटेड डाइसी, इमिडाजोल या इमिडाजोल और पीएमए या पीडीएमए की केमिस्ट्री, पीडीएमए बेटर है, पीडीएमए बेटर है। और इमिडाजोल वो B31 हो गया। हाँ, और तो पीएमए तो ज्यादा प्योर होता है, लेकिन ज्यादातर पीडीएमए हमने देखा है यूज होता है। ओके, शायद मेरे ख्याल से कॉस्ट बेनिफिट रहता होगा पीडीएमए में, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग सस्ती होती है। यही शायद रीजन होगा। जैसे क्वेश्चन लेना है। हाँ सर, अच्छा लीजिए। टाइम थोड़ा सा रनिंग हो रहा है। वरुण वर्मा हाईटेक से, बोलिए सर। गुरु जी, मैं माफी चाहूंगा गौरव जी, एक लास्ट क्वेश्चन लेना है, टाइम रन। हाँ वरुण, क्या हाल है भाई? सब बढ़िया बढ़िया। अच्छा, थोड़ा सा आपने ये जो एवरेज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी सर, उसे थोड़ा सा और एक थोड़ा सा ब्रीफ करिए। इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर आप नहीं मेंटेन करते हैं, और क्या क्या एडवांटेजेस हैं? बिकॉज कुछ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, लो कॉस्ट के चलते they use blank picks which don't have a unique and average particle size distribution. So my request is at least you can guide us better what is the advantage of maintaining the particle size distribution. I will try my best. क्योंकि देखिए जो blank fix है उसका particle size तो ऑलरेडी बहुत फाइन होता है सर, 0.8 या 1 माइक्रोन होता है। यस सर। बट लेकिन हम लोग जब बात करते हैं पार्टिकल साइज की, तो जब सारे रॉ मटेरियल को एक्सट्रूडर से पास करके उसका पाउडर बना लेते हैं, तो उसमें किसी भी रॉ मटेरियल के इंडिविजुअल पार्टिकल साइज नहीं रह जाता। वो पूरे पाउडर का पूरे यानी कंपोजिशन का एक पार्टिकल साइज बनता है। हम लोग उस पार्टिकल साइज की बात कर रहे हैं। sure. तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर पार्टिकल साइज यानी स्पेशली हम जो बात कर रहे हैं, अगर 10 माइक्रोन से कम का फाइन पाउडर पोर्शन ज्यादा है, तो आपके चैम्बर में जब आप कोटिंग करेंगे तो वहां पे पाउडर उड़ता ज्यादा रहेगा और उसके लम्स फॉर्मेशन की भी टेंडेंसी ज्यादा होगी। लम्स जल्दी बनेगा गर्मी में क्योंकि फाइन है वो। अगर थोड़ा सा कोर्स रखेंगे तो लम्स फॉर्मेशन भी कम बनेगा और आपके मतलब कोटिंग के टाइम पे काफी हेल्प करेगा वो सर। एक एफिशिएंसी बढ़ जाएगी सर, राइट सर? ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज, राइट सर? नहीं, ऑपरेशन वो इंक्रीज नहीं हो सकती। वो तो आपकी होगी गन के कोटिंग पे ही, यानी जो लड़का कोटिंग कर रहा है इसके अगर हमें 50 से 60 माइक्रोन मेंटेन करना है, वो कितनी जल्दी कर रहा है, एफिशिएंसी तो देखिए वहां से आएगी। चलिए सर, अभी समय की पाबंदी है, थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है हमने। मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि मनीष जी, मेरा कुलदीप जी से एक वो है, वो इस प्लेटफॉर्म पे है, यहाँ बहुत सारे पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं,
तो मेरा इस प्लेटफॉर्म पर उनसे एक क्वेश्चन है जो बहुत रिलेवेंट है पाउडर कोटिंग से, वो मैं बस एक पूछना चाहता हूँ। सर, जैसा हम लिक्विड पेंट पे देखते हैं बहुत सारे डिस्पर्सिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं डिस्पर्शन के लिए। हाँ सर। तो हमने पाउडर कोटिंग के अंदर भी देखा है डिस्पर्सिंग एजेंट्स को यूज करने पर कलर इन्हांसमेंट आता है। बिल्कुल पर पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री क्यों नहीं यूज करना चाहती है डिस्पर्सिंग एजेंट्स को? अब हम कह नहीं सकते सर आप किसकी बात कर रहे हैं। देखिए हम जहां जहां रहे हैं, स्पेशली हम बात करेंगे पैरामाउंट की, शार्प में, यहाँ पर डिस्पर्सिंग एजेंट हम यूज करते थे। नहीं, मैं जनरल प्लेटफॉर्म है क्योंकि बहुत सारे पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चरर करना चाहिए सर, तो करना चाहिए, डिस्पर्सिंग एजेंट्स यूज करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। वो लोग ये सोचते हैं कि डिस्पर्सिंग एजेंट थोड़े से कॉस्टली होते हैं सर जी, लेकिन जितना आप डिस्पर्सिंग एजेंट डालने से कॉस्ट बढ़ेगी उतना आप पिगमेंट की डोज कम कर सकते हो। यस, वेरी गुड, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन था सर। बिल्कुल, आप वहां पर मतलब बैलेंस हो जाएगा। वो लोगों को करना चाहिए लेकिन नहीं करते बस यही मैं आपके प्लेटफॉर्म, आपके मुंह से इस प्लेटफॉर्म पे ये बात वो करवाना चाह रहा था। थैंक यू। डिस्पर्सिंग एजेंट्स आर आल्सो एसेंशियल पार्ट इन पाउडर कोटिंग फॉर। बिल्कुल, और इस पे तीर के दो निशाने, कोई बात नहीं सर। इस तीर से तो बहुत से लोग निशाना साध सकते हैं। हम दे दिया है सबको। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर। अमित मिश्रा जी एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। अमित जी प्लीज। जी सर। वर्मा जी, एक पीछे क्वेश्चन था एनवायरनमेंट ग्रीन कोटिंग, मतलब रॉ मटेरियल्स के बारे में था कि जी सर, केमिकल इपॉक्सी वगैरह का। तो आई होप यू आर अवेयर, मतलब मैंने सुना, आई डोंट नो, कि कुछ लोग पॉलिएस्टर बना रहे हैं जो कि रिकवर्ड पेट बॉटल से बनता है। तो वो मतलब कितना सक्सेसफुल है? कई लोग दे आर इन अ वे हेल्पिंग द एनवायरनमेंट। जो पेट बॉटल्स जो हम फेंकते हैं वो रिकवर करके उससे पॉलिएस्टर जो काफी लोग बना रहे हैं। आर यू अवेयर ऑफ दिस सर? हाँ सर, लेकिन हमने मतलब प्रैक्टिकली अपने सामने आंख से देखा नहीं है, सुना जरूर है कि जो लोग पॉलिएस्टर बनाते हैं फिर ब्लैक पॉलिएस्टर भी बनाते हैं। वो क्लेम ऐसा करते हैं कि हम ये पेट बॉटल से बना रहे हैं। वो क्लेम कर रहे हैं लेकिन सर प्रकाश, I already asked the question. हेलो अमित जी, आई थिंक पेट बॉटल से रिसाइकल्ड बन रहा है पॉलिएस्टर। ठीक है, थैंक यू सर। जो ब्लैक बन रहा है, नहीं वो ब्लैक भी बनता है और नॉर्मल भी बनता है एज रिक्वायर्ड। ठीक है, आई एम नॉट श्योर। In a way it solves the issue कि कुछ हद तक वो हम उसको green coating environment friendly, in a way we can say that. And rather than that, sir, Prakash here, rather than that we can make it from some renewable, this I think some kind of oil also can be converted into polyester, some kind of fatty acid change. Yes, castor oil can be used. Yes. Yeah, kind of. Prakash, you could not give you that teaching. There are research going on to that. राजेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है राजेंद्र जी की। रिक्वायर्ड रहता है उसके लिए, फैटी एसिड्स वगैरह काम नहीं कर पाते उतना, जो हिसाब से हमको जो बता रहे थे गर्मी में प्रॉब्लम होता है, you have to match that point. So that's why polyester के लिए, because when I was in UD City, there was project going on recycled and pure both. So okay. Yeah, I had a first-hand experience at looking at that. जी. चलिए सर, आज का हम सेशन को विराम देने की तैयारी करते हैं। लास्ट में हम लोग यही आपसे कहेंगे, एक बार मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं क्योंकि बहुत एक जरूरी है हम लोगों की तरफ से। I need a round of applause for Sudeep Verma. Thank you. और सर मैं फिर से एक बात बोलूंगा कि किसी को भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो मुझे अपना नंबर भेज दें। सेकेंडली, कल का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं। कल संडे है, बट अभी तो सारे दिन ही संडे है, और कल का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो डॉक्टर गौरव ने लेना हमसे स्वीकार किया है, हमें अपना कीमती समय आप ये दे रहे हैं। द टॉपिक इज ऑन नाइट्रो सॉल्वेंट। नाइट्रो सॉल्वेंट के ऊपर कल डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव एक सेशन लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और स्पेशली ये नाइट्रो सॉल्वेंट्स, जैसा कि गौरव जी ने मुझे बताया कि मॉइस्चर फ्री करने के लिए अपने कोटिंग को, अपने पेंट्स को, अपने थिनर्स को ये यूज किया जाता है नाइट्रो सॉल्वेंट्स अक्सर। तो कल आप सबसे मिलेंगे नाइट्रो सॉल्वेंट के ऊपर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप सब हमारे साथ रहे।
आज की वीडियो रिकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर की आ गई है, आएगी, बट इससे पहले की वीडियो रिकॉर्डिंग अनफॉर्चुनेटली ब्रेकेज की वजह से, नेटवर्क ब्रेकेज की वजह से शायद नहीं आ पाए। वी आर ट्राइंग कि हम उसको गेन कर पाए, लेकिन क्वेश्चन आंसर की आपको वीडियो मिल जाएगी। जो प्रेजेंटेशन है मे बी उसकी वीडियो अवेलेबल नहीं रहे, तो पहले से हाथ जोड़ के माफी चाह रहा हूँ आप सबसे, क्योंकि ये मेरी गलती नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट हो गया वाईफाई और नेटवर्क की अनअवेलेबिलिटी के कारण। तो मनीष जी एक चीज हम पूछना चाह रहे थे आपसे, इस प्लेटफॉर्म पे अभी सारे लोग अपने पेंट इंडस्ट्री से लोग जुड़े हैं, प्लीज सर प्लीज। जैसे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस कुछ रूलिंग आ रही है कि 20 तारीख से फैक्ट्रियां खुल जाएंगी, इसमें कुछ आप प्रकाश डाल पाएंगे? सर अभी जो भी रूलिंग्स आई हैं 20 तारीख से, वो एसेंशियल गुड्स के लिए हैं, और जो मेरी अब तक बातचीत हो पाई है लोगों से, वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स बहुत सख्त हैं। आपको एक स्टेशन लगाना पड़ेगा अपनी फैक्ट्री के बाहर, जो भी आपके वर्कर जाएंगे या कोई भी आवाजाही होगी तो वो उस स्टेशन से, सैनिटाइजर स्टेशन से गुजर के जाना पड़ेगा। आपको मास्क प्रॉपरली लगाने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग यूज करनी है, जितनी भी लेबर है आपकी उसको अपनी फैक्ट्री में ही आपको सुलाना रखवाना पड़ेगा, और वहीं पर उनको खाना वाना सब कुछ देना पड़ेगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इतनी सारी चीजें एक कोई के लिए पॉसिबल नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि सबको, मेरी अपनी पर्सनल ये राय है, बाकी सबकी जो इच्छा हो। ठीक बात है। मेरी पर्सनल राय है कि अभी आप अपनी फैक्ट्रीज को ओपन ना करें, क्योंकि ओपन करने के बावजूद भी आप प्रोडक्शन ही कर पाएंगे, सेलिंग तो है नहीं, क्योंकि खुली है, और जो भी एंड यूजर है वहां पर नहीं है। हाँ, इंडस्ट्रियल यूज में आपके अगर प्रोडक्ट जा रहा है, जैसे मान लीजिए वेंटिलेटर के लिए या हॉस्पिटल बेड्स के लिए या इस तरह की चीज के लिए आपके इंडस्ट्रियल कोटिंग में मटेरियल जा रहा है, तो वो तो आप पहले भी ओपन थे अपनी फैक्ट्री को खोलने के लिए। तो अभी जो चीज होने जा रही है वो मैं समझता हूँ कि पेंट इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट नहीं है। बाकी आप फैक्ट्री को जानना चाहें, देखना चाहें, कुछ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मे बी शाम तक प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगी कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 20th of April। बट मेरी राय ये है कि अभी आप अभी ना करें। नहीं, ठीक बात है सर। इसके नॉर्म्स इतने सख्त हैं कि अगर आप कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये भी सुनने में आया कि आपकी फैक्ट्री उस टाइम सील हो जाएगी। जी तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। नहीं, इसीलिए हमने आपसे पूछा। इच्छा है जिस तरह से आप अपना लेके चलना चाहते हैं वो लेके चलें। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन अब तक आई है वो ये है सर। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स अगेन कुलदीप वर्मा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। पाउडर कोटिंग के बारे में खासकर मैं अपनी बात करूं तो मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन आपके इन 2 सेशंस के बाद में मैं पाउडर कोटिंग के बारे में काफी कुछ जान गया हूं। एंड सो नाइस ऑफ यू, आपने इतना हमें टाइम दिया। पेंट विजन के प्लेटफॉर्म को आपने अपने इस एक लायक समझा कि आप इतने एक्सपीरियंस को अपने शेयर कर सके, और सभी लोगों को आपके इस 2 सेशंस जो आपने दिए हैं उनसे काफी बेनिफिट हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आज अगर कोई भी पेंट वाला, लिक्विड पेंट वाला पाउडर कोटिंग की कोई अगर यूनिट लगाना चाहे तो वो आसानी से लगा सकता है। उसको काफी कुछ ऐसा समझ में आ गया, जैसे रंजीत सिंह जी मुझे लग रहा है ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ करना चाहिए। तो होगा ऐसा कुछ ना कुछ। तो सर का नंबर मिल जाएगा सर? क्या है सर? सर का नंबर मिल जाएगा? हाँ जी सर, मैं बिल्कुल कुलदीप जी का नंबर शेयर कर दूंगा आप सबसे। तो कुछ भी आप इस तरह के कोई भी व्हाट्सएप में शेयर कर दिए सर। ग्रुप में शेयर करता हूँ। हाँ जी, मैं कैसी मजदूर आदमी है जो जब तो 2 पैसे लग सकन मिल सकते ने उतने काम कर लेना चाहिए सर। रब ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ मजदूर मेनू बना दे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक्स अगेन। आप सबको फिर कहूंगा अपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए अपने नंबर्स मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या चैट में भेज सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। शब्बा खैर, मिलेंगे सर कल। थैंक यू सर, कल मिलते हैं 3 बजे। जी थैंक यू। थैंक्स गौरव जी, थैंक्स वेरी मच।